दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और आज मैं लेकर आया हूं एक ऐसी रहस्यमयी कहानी जो आपको अपनी सीट से चिपका देगी। लेकिन रुकिए, पहले एक छोटा सा काम। अगर आप भी रहस्य, रोमांच और थ्रिलर के दीवाने हैं तो जल्दी से हमारे चैनल आरजे फैक्ट्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, बेल आइकन को भी दबा दीजिए, वरना अगली कहानी में फेलूदा आपसे पूछताछ करने आ जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। जंगल का खजाना, फेलूदा का रहस्यमयी रोमांच। उस गर्मी की दोपहर की तपिश असहनीय थी। कोलकाता की गर्मी अपने चरम पर थी और हवा में गर्माहट की लहरें ऐसे तैर रही थीं मानो कोई अदृश्य आग जल रही हो। मैं, तपेश रंजन मित्र, जिसे मेरे चचेरे भाई फेलूदा प्यार से टोप से पुकारते हैं, अपने घर की छत पर एक पुरानी किताब के पन्नों में खोया हुआ था। छत की गर्म ईंटों से उठती भाप और सिर के ऊपर चमकते सूरज की तीखी किरणें मिलकर एक अजीब सा माहौल बना रही थीं। पंखा अपनी पूरी गति से घूम रहा था। उसकी पंखुड़ियां हवा को काटती हुई एक नीरस लेकिन लयबद्ध आवाज पैदा कर रही थीं। वह आवाज मेरे कानों में एक अजीब सी धुन बनकर गूंज रही थी, जैसे कोई पुराना गीत बजता रह गया हो। मैं अपनी किताब में इतना तल्लीन था कि मुझे वक्त का अंदाजा ही नहीं रहा। तभी नीचे से फेलूदा की आवाज गूंजी, तेज और स्पष्ट। टोप से, जरा नीचे आना, कुछ जरूरी बात है। उनकी आवाज में एक खास तरह की तात्कालिकता थी जो मुझे तुरंत समझ आ गई। फेलूदा यानी प्रदोष चंद्र मित्र, मेरे चचेरे भाई और एक ऐसे निजी जासूस जिनकी तीक्ष्ण बुद्धि और सूक्ष्म निरीक्षण क्षमता की चर्चा अब पूरे कोलकाता में फैल चुकी थी। जब भी वे इस तरह बुलाते थे तो कुछ न कुछ दिलचस्प होने वाला होता था। मैंने तुरंत किताब बंद की और जल्दी जल्दी सीढ़ियां उतरते हुए नीचे आया। मेरे मन में उत्सुकता की लहरें उठ रही थीं। फेलूदा अपने कमरे में मेज के सामने बैठे थे। उनके सामने एक खुला हुआ पत्र रखा था जिसके किनारे हल्के पीले पड़ चुके थे। उनके चेहरे पर वह खास चमक थी, वही चमक जो तब दिखाई देती है जब कोई नया और रहस्यमय मामला उनके सामने आता है। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे उन्होंने कोई पहेली सुलझाने का निमंत्रण पा लिया हो। क्या हुआ फेलूदा? मैंने उत्सुकता से पूछा। मेरे स्वर में बेचैनी साफ झलक रही थी। उन्होंने धीरे से पत्र मेरी ओर बढ़ाया। उनकी उंगलियां उस कागज को थामे हुए थीं और उनकी निगाहें मेरी प्रतिक्रिया का इंतजार कर रही थीं। यह पढ़ लो। लालमोहन बाबू के नाम आया है, लेकिन इसमें हम सबका जिक्र है। लालमोहन बाबू, जिन्हें हम सब जटायु के नाम से भी जानते थे, एक मशहूर थ्रिलर लेखक थे। उनकी किताबें भले ही साहित्यिक दृष्टि से उच्च कोटि की नहीं मानी जाती थीं, लेकिन रोमांच और रहस्य से इतनी भरी होती थीं कि पाठक उन्हें एक बार शुरू करने के बाद बीच में छोड़ नहीं पाते थे। मैंने सावधानी से पत्र उठाया और पढ़ना शुरू किया। यह एक औपचारिक निमंत्रण था जो महितोष सिंह राय नाम के एक व्यक्ति की ओर से भेजा गया था। पत्र की भाषा शालीन और सुसंस्कृत थी। महितोष बाबू ने लिखा था कि वे जलपाईगुड़ी के निकट द्वार्स के घने और रहस्यमय जंगलों में स्थित एक पुराने जमींदार परिवार से संबंध रखते हैं। उनका परिवार पीढ़ियों से उस इलाके में रहता आया था और उनके पास एक भव्य शाही लॉज था। पत्र में उन्होंने बताया कि वे लालमोहन बाबू की रचनाओं के बहुत बड़े प्रशंसक हैं और उनकी किताबों से इतने प्रभावित हैं कि वे उन्हें अपनी शाही लॉज में कुछ दिन बिताने का निमंत्रण देना चाहते हैं। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह थी कि उन्होंने फेलूदा और मुझे भी साथ आने का निमंत्रण दिया था। पत्र में एक वाक्य था जिसने मेरा ध्यान विशेष रूप से खींचा। वह वाक्य था, मुझे पूरा विश्वास है कि श्री प्रदोष चंद्र मित्र की असाधारण बुद्धिमत्ता और विश्लेषणात्मक क्षमता मेरे लिए एक विशेष और अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य में अत्यधिक सहायक सिद्ध हो सकती है। यह वाक्य पूरी तरह से रहस्यपूर्ण था। यह विशेष कार्य आखिर था क्या, और महितोष बाबू को फेलूदा की मदद की इतनी सख्त जरूरत क्यों थी? फेलूदा की पैनी नजरें मेरे चेहरे पर टिकी थीं, जैसे वे मेरे हर भाव, हर सोच को पढ़ रहे हों। क्या ख्याल है टोप से, चलेंगे हम लोग? उन्होंने एक हल्की मुस्कान के साथ पूछा। उनके स्वर में आत्मविश्वास और उत्सुकता दोनों का मिश्रण था। बिल्कुल चलेंगे, मैंने बिना एक पल की देरी किए जवाब दिया। फिर मेरे मन में सवाल उठा, लेकिन यह विशेष कार्य क्या हो सकता है? फेलूदा ने अपनी कुर्सी पर थोड़ा पीछे झुकते हुए एक गहरी सांस ली।
उनकी उंगलियां मेज पर हल्के से थपथपा रही थीं। बस यही तो जानना है टोप से। महितोष सिंह राय का नाम मैंने पहले भी सुना है। वे अपने जमाने के एक मशहूर शिकारी रहे हैं और अब वन्य जीवों पर किताबें लिखते हैं। उनका परिवार बहुत पुराना और रईस है, लेकिन हाल के वर्षों में उनकी संपत्ति के बारे में कई अजीबोगरीब अफवाहें फैली हुई हैं। शायद कोई पुराना रहस्य है या फिर कुछ और गहरा मामला। तभी दरवाजे पर तेज दस्तक हुई। लालमोहन बाबू अपने चिर परिचित उत्साह और जोश के साथ कमरे में दाखिल हुए। उनके हाथ में एक नया और रंगीन स्कार्फ था, जिसे उन्होंने अपने गले में लपेट रखा था। भले ही बाहर गर्मी अपने चरम पर थी और हर कोई हल्के कपड़ों में राहत तलाश रहा था, लालमोहन बाबू की अपनी एक अनोखी शैली थी। प्रदोष बाबू, टोप से, आप लोगों ने पत्र पढ़ लिया क्या? उनकी आवाज में उत्तेजना स्पष्ट थी। क्या शानदार मौका है यह! जंगल, एक शाही लॉज और एक जमींदार का निमंत्रण। अरे वाह, यह तो मेरी अगली किताब का एकदम परफेक्ट कथानक बन सकता है। फेलूदा ने मुस्कुराते हुए कहा। लालमोहन बाबू, आपकी किताबों में तो हर दूसरा पात्र खलनायक निकल जाता है, लेकिन इस बार असली जंगल और असली रहस्य का सामना करना पड़ सकता है। तैयार हैं आप? लालमोहन बाबू का चेहरा एकदम से थोड़ा फीका पड़ गया। उनकी आंखों में एक क्षण के लिए घबराहट की झलक दिखाई दी, लेकिन उन्होंने तुरंत हिम्मत जुटाई और अपने सीने को थोड़ा फुलाकर बोले, बिल्कुल तैयार हूं। और वैसे भी आप तो हैं ना प्रदोष बाबू, आपके साथ तो मैं शेर के मुंह में भी चला जा सकता हूं। शेर नहीं लालमोहन बाबू, फेलूदा ने एक मजाकिया लहजे में कहा। इस बार शायद बाघ से पाला पड़ सकता है। उस रात हमने यात्रा की तैयारियां शुरू कर दी। फेलूदा ने अपनी अलमारी से पुराने नक्शे और कुछ किताबें निकाली, जिनमें द्वार्स के जंगलों, वहां के भूगोल और वन्य जीवों का विस्तृत वर्णन था। मैंने देखा कि वे कुछ पुराने अखबारों की कटिंग्स को भी बड़ी गंभीरता से पढ़ रहे थे। उन कटिंग्स में महितोष सिंह राय के परिवार के बारे में विभिन्न खबरें थीं। एक कटिंग में उनके दादा रविशंकर सिंह राय के बारे में लिखा था, जो अपने समय के अत्यंत प्रसिद्ध और निडर शिकारी थे। लेकिन एक दूसरी खबर में उनके परिवार की विशाल संपत्ति के गायब हो जाने की रहस्यमय अफवाहों का जिक्र था। यह सब पढ़कर मेरे मन में कई सवाल उठने लगे। अगली सुबह हम तीनों ट्रेन से जलपाईगुड़ी के लिए रवाना हुए। ट्रेन धीरे धीरे शहर की भीड़ भाड़ को पीछे छोड़ती हुई हरे भरे मैदानों और फिर घने जंगलों की ओर बढ़ने लगी। खिड़की से बाहर देखते हुए मैं द्वार्स के उन घने और रहस्यमय जंगलों की कल्पना कर रहा था, जहां सूरज की रोशनी मुश्किल से जमीन तक पहुंचती होगी। मैं उस भव्य शाही लॉज के बारे में सोच रहा था, जिसकी दीवारों पर शायद सदियों के रहस्य छिपे होंगे। लालमोहन बाबू ने अपनी नई किताब का कथानक हमें सुनाने की कोशिश की। वे बड़े उत्साह से बोल रहे थे, हाथों से इशारे कर रहे थे, लेकिन फेलूदा ने बीच में ही उन्हें रोकते हुए कहा, लालमोहन बाबू, इस बार अपनी कल्पनाओं को थोड़ा आराम दीजिए। असली रहस्य को जीने की तैयारी कर लीजिए। मुझे लगता है कि आपकी कहानियों से कहीं ज्यादा रोमांचक और रहस्यमय कुछ हमारा इंतजार कर रहा है। जलपाईगुड़ी पहुंचने पर स्टेशन के बाहर हमें महितोष बाबू का ड्राइवर मिला। वह एक गंभीर चेहरे वाला मध्यम उम्र का आदमी था, जिसकी आंखों में एक अजीब सी खामोशी थी। उसने हमें एक पुरानी लेकिन बेहद शानदार और मजबूत जीप में बिठाया और हम लॉज की ओर चल पड़े। रास्ते में धीरे धीरे घने जंगल शुरू हो गए। पेड़ इतने विशाल और ऊंचे थे कि उनकी शाखाएं आसमान को छू रही थीं और सूरज की किरणें मुश्किल से जमीन तक पहुंच पा रही थीं। हवा में एक अजीब सी ठंडक और सहरन थी, जैसे जंगल कोई गहरा रहस्य छिपाए बैठा हो। पत्तियों की सरसराहट, दूर से आती पक्षियों की आवाजें और कभी कभार किसी जानवर की हल्की सी आहट, सब मिलकर एक रहस्यमय माहौल बना रहे थे। जब हम लॉज पहुंचे तो महितोष सिंह राय खुद दरवाजे पर हमारा स्वागत करने के लिए खड़े थे। वे एक लंबे, चौड़े और अत्यंत प्रभावशाली व्यक्तित्व वाले व्यक्ति थे। उनके चेहरे पर गर्व और गंभीरता का एक अनोखा मिश्रण था। उनकी आंखों में एक तेज चमक थी, जो मुझे थोड़ा असहज कर रही थी, जैसे वे हमें परख रहे हों। उन्होंने बड़ी गर्मजोशी से हमारा स्वागत किया और फिर हमें पूरे लॉज का भ्रमण कराया। यह एक पुराना लेकिन अत्यंत भव्य भवन था, जिसकी दीवारों पर शिकार की अनगिनत ट्रॉफियां और पुराने चित्र टंगे हुए थे। हर कोने से इतिहास की गंध आ रही थी। एक विशाल कमरे में एक बाघ की विशालकाय खाल फर्श पर बिछी हुई थी।
उसे देखकर लालमोहन बाबू ने कांपती हुई आवाज में पूछा, यह असली है ना? हाँ, महितोष बाबू ने गर्व से कहा। मेरे दादा ने इसे शिकार किया था, लेकिन अब बाघों का शिकार नहीं होता। हालांकि जंगल में एक बाघ फिर से सक्रिय हो गया है, और उसी के साथ एक और रहस्य भी। रात के खाने के बाद महितोष बाबू ने हमें अपने ड्राइंग रूम में बुलाया। वहां एक पुरानी लकड़ी की मेज पर एक पीला पड़ चुका कागज रखा था, जिस पर कुछ पंक्तियां लिखी हुई थीं। उन्होंने फेलूदा की ओर देखते हुए गंभीरता से कहा, श्री मित्र, यह मेरे पूर्वज की लिखी हुई एक पहेली है। इसे सुलझाने वाला व्यक्ति मेरी खोई हुई विरासत का हिस्सा बन सकता है। फेलूदा ने सावधानी से कागज उठाया। उनकी आंखों में वही तीव्र चमक थी जो मैंने पहले देखी थी। मैं जानता था कि अब रहस्य की गांठें खुलनी शुरू होंगी। लेकिन उस रात जब मैं अपने कमरे में सोने के लिए लेटा, तो बाहर जंगल की गहराइयों से एक भयानक दहाड़ सुनाई दी। वह निस्संदेह एक बाघ की दहाड़ थी, गहरी, शक्तिशाली और रूह कांपा देने वाली। मेरे दिल में एक सवाल उठा, क्या यह रहस्य सिर्फ एक पहेली तक सीमित है, या इसके पीछे कुछ और गहरा और खतरनाक छिपा हुआ है? सुबह की पहली किरणें जब लॉज की ऊंची खिड़कियों से छनकर अंदर आईं, तो मैंने अपने कमरे में एक अजीब सी सनसनी महसूस की। रात की वह भयावह बाघ की दहाड़ अभी भी मेरे कानों में गूंज रही थी, जैसे वह आवाज मेरे अवचेतन में बस गई हो। मैं जल्दी से तैयार हुआ और ड्राइंग रूम की ओर बढ़ा, जहां फेलूदा और लालमोहन बाबू पहले से ही मौजूद थे। फेलूदा उस पुराने कागज को, जिस पर महितोष बाबू ने पहेली लिखे होने का जिक्र किया था, अत्यंत ध्यान से पढ़ रहे थे। उनके चेहरे पर वही गंभीरता थी जो तब दिखाई देती है जब वे किसी अत्यंत गहरे और जटिल रहस्य में पूरी तरह डूबे होते हैं। उनकी भौहें थोड़ी सिकुड़ी हुई थीं और उनकी उंगलियां कागज के किनारों को हल्के से छू रही थीं। गुड मॉर्निंग टोप से, लालमोहन बाबू ने अपनी चिर परिचित उत्साह भरी आवाज में कहा। हालांकि मैं उनकी आवाज में एक हल्की सी घबराहट भी महसूस कर सकता था। कैसी रही रात? कोई बाघ तो सपने में नहीं आया? उनकी आंखों में शरारत थी, लेकिन मैंने देखा कि वे खुद भी थोड़े बेचैन और परेशान लग रहे थे। नींद तो ठीक थी लालमोहन बाबू, मैंने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया। लेकिन वह दहाड़, वह सपने से कहीं ज्यादा असली और डरावनी थी। फेलूदा ने कागज से नजरें उठाए बिना बिना मेरी ओर देखे ही कहा, टोपसे, यहां आओ और इसे देखो। यह पहेली कुछ साधारण नहीं है। मैं तुरंत उनके पास गया और कागज पर झुक गया। उस पर पुरानी बंगाली लिपि में कुछ पंक्तियां लिखी थीं, जो अब समय के साथ थोड़ी धुंधली हो चुकी थीं। स्याही हल्की पड़ चुकी थी, लेकिन फिर भी पढ़ी जा सकती थी। मैंने गहरी सांस लेते हुए पढ़ना शुरू किया। जहां सूरज डूबे वहां राह खोज, पेड़ की छांव में छिपा है संदूक रोज, 3 पग उत्तर 5 पग पूर्व, बाघ की नजर से बचना है जरूर। पहेली पढ़कर मेरे दिमाग में अनगिनत सवाल उमड़ने लगे। यह संदूक आखिर क्या था, और बाघ की नजर से बचना का क्या अर्थ था? क्या यह किसी वास्तविक खतरे की ओर इशारा था, या फिर यह सिर्फ प्रतीकात्मक भाषा थी? मैंने फेलूदा की ओर देखा, जो अपनी उंगलियों से मेज पर हल्के हल्के थपथपा रहे थे। यह उनकी आदत थी जब वे गहरी सोच में डूबे होते थे। क्या समझे फेलूदा? मैंने उत्सुकता से पूछा। उन्होंने एक गहरी सांस ली और बोले, यह पहेली स्पष्ट रूप से किसी खजाने या किसी छिपी हुई महत्वपूर्ण चीज की ओर इशारा करती है। जहां सूरज डूबे से शायद पश्चिम दिशा का अर्थ हो, और पेड़ की छांव कोई विशेष स्थान हो सकती है, शायद कोई बहुत पुराना या विशालकाय पेड़। लेकिन बाघ की नजर वाला हिस्सा, यह या तो प्रतीकात्मक है या फिर जंगल में किसी वास्तविक और गंभीर खतरे की बात कर रहा है। लालमोहन बाबू, जो अब तक चुपचाप सुन रहे थे, अचानक बोल पड़े। उनकी आवाज में उत्तेजना स्पष्ट थी। प्रदोष बाबू, यह तो बिल्कुल मेरी किताबों जैसा है, खजाना, जंगल और बाघ। लेकिन यह संदूक सचमुच होगा ना? मतलब कोई असली पुराना खजाना? फेलूदा ने एक हल्की मुस्कान के साथ कहा। लालमोहन बाबू, आपकी किताबों में खजाना हमेशा सोने, चांदी और हीरे जवाहरात से भरा होता है, लेकिन असली जिंदगी में खजाना कुछ और भी हो सकता है। शायद कोई महत्वपूर्ण दस्तावेज, कोई पुराना रहस्य,
या फिर कुछ ऐसा जिसकी कीमत पैसों से नहीं आंकी जा सकती? हमें महितोष बाबू से और विस्तृत जानकारी लेनी होगी। तभी महितोष बाबू कमरे में दाखिल हुए। उनकी पोशाक आज भी उतनी ही शानदार और प्रभावशाली थी, लेकिन मैंने देखा कि उनके चेहरे पर एक हल्की सी चिंता की रेखा उभरी हुई थी, जो कल नहीं थी। श्री मित्र, क्या आपने पहेली पढ़ ली? उन्होंने फेलुदा से सीधे सवाल किया। उनकी आवाज में एक गंभीर तात्कालिकता थी। हां महितोष बाबू, फेलुदा ने शांत स्वर में जवाब दिया। यह बेहद दिलचस्प और रहस्यपूर्ण है, लेकिन इसे पूरी तरह से सुलझाने के लिए हमें और संदर्भ चाहिए। यह पहेली आपके पूर्वज ने क्यों लिखी, और यह संदूक वास्तव में क्या है? महितोष बाबू ने एक कुर्सी खींची और धीरे से बैठ गए। उनकी आंखों में एक अजीब सा मिश्रण था, गर्व, चिंता और शायद थोड़ा डर भी। उनकी आंखों में एक दूर की धुंधली चमक थी, जैसे वे अतीत के किसी गहरे कुएं में झांक रहे हों। उनका चेहरा गंभीर हो गया और उन्होंने एक लंबी सांस भरी। फिर धीरे से बोले, यह पहेली मेरे दादा रविशंकर सिंह राय ने लिखी थी। वे सिर्फ एक कुशल और निडर शिकारी ही नहीं थे, बल्कि एक गहन विद्वान भी थे। उनके पास अनगिनत रहस्यमय किताबें, प्राचीन पांडुलिपियां और ऐसे दस्तावेज थे जिनके बारे में आज भी बहुत कम लोग जानते हैं। महितोष बाबू ने एक पल रुककर अपनी यादों में खोए हुए से कहा, परिवार में एक कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। कहा जाता है कि उन्होंने अपनी सबसे अनमोल और कीमती चीज को इसी जंगल में कहीं बेहद सुरक्षित तरीके से छिपा दिया था, और यह पहेली उसी छिपे हुए खजाने तक पहुंचने का एकमात्र रास्ता बताती है। लेकिन आज तक कोई भी इसे सुलझा नहीं पाया। कई लोगों ने कोशिश की, लेकिन सभी नाकाम रहे। फेलुदा ने अपनी तीखी और जिज्ञासु निगाहों से महितोष बाबू को देखते हुए पूछा, और अब आप इसे सुलझाना चाहते हैं? महितोष बाबू ने हल्के से सिर हिलाया। उनके चेहरे पर चिंता की रेखाएं गहरी हो गईं। हां, लेकिन सिर्फ उत्सुकता या जिज्ञासा की वजह से नहीं। हाल ही में कुछ बेहद अजीब और परेशान करने वाली घटनाएं हुई हैं। जंगल में एक बाघ, जो कई वर्षों से शांत था, अचानक फिर से सक्रिय हो गया है। और जो बात मुझे सबसे ज्यादा हैरान कर रही है, वह यह है कि कुछ स्थानीय लोग कहते हैं कि वह बाघ ठीक उसी इलाके के आसपास घूमता है जहां यह संदूक छिपा होने की संभावना है। मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि यह महज एक संयोग है। लालमोहन बाबू, जो अब तक गंभीरता से सुन रहे थे, घबराहट में बोल पड़े। उनकी आवाज में स्पष्ट रूप से डर झलक रहा था। बाघ, और वह भी ठीक उसी जगह पर? प्रदोष बाबू, यह तो बेहद खतरनाक लगता है। हम लोग वहां कैसे जा सकते हैं? फेलुदा ने बड़ी शांति और धैर्य से उन्हें समझाते हुए कहा, लालमोहन बाबू, हर रहस्य में थोड़ा बहुत खतरा तो होता ही है। यही तो रहस्य को रोमांचक बनाता है। लेकिन बिना पूरी जानकारी और तथ्यों के डरने की कोई जरूरत नहीं है। फिर उन्होंने महितोष बाबू की ओर मुड़कर पूछा, महितोष बाबू, क्या आप हमें जंगल की उस जगह के बारे में कुछ और विस्तार से बता सकते हैं? जितनी ज्यादा जानकारी होगी, उतना ही हमारे लिए आसान होगा। महितोष बाबू ने अपनी अलमारी से एक पुराना, पीले पड़ चुके कागज का नक्शा निकाला। वह नक्शा उनके परिवार की कई पीढ़ियों से संजोकर रखी गई धरोहर था। नक्शे पर जंगल का एक विशेष हिस्सा बेहद सावधानी से चित्रित किया गया था, और उस पर कुछ खास और रहस्यमय निशान भी बने हुए थे। एक जगह पर एक विशाल पेड़ का प्रतीक चिन्ह बना था, और उसके ठीक बगल में सूर्यास्त शब्द लिखा हुआ था। फेलुदा ने नक्शे को अत्यंत सावधानी और गहरी एकाग्रता से देखा। उनकी आंखें हर छोटे से छोटे विवरण को पकड़ रही थीं। उन्होंने अपनी नोटबुक निकाली और कुछ महत्वपूर्ण नोट्स बनाने लगे। ठीक उसी समय लॉज का नौकर रामलाल चाय का ट्रे लेकर कमरे में दाखिल हुआ। वह एक अधेड़ उम्र का, मजबूत काठी का आदमी था, जिसके चेहरे पर जंगल की कठोरता और कई वर्षों के अनुभव की छाप स्पष्ट रूप से झलकती थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी गंभीरता थी। उसने बड़ी सावधानी से चाय की प्यालियां मेज पर रखीं, लेकिन जब उसने महितोष बाबू की ओर देखा तो ऐसा लगा जैसे वह कुछ कहना चाहता हो, कोई जरूरी बात बताना चाहता हो। महितोष बाबू ने उसे एक तेज और सख्त इशारे से चुप रहने का संकेत दिया। यह छोटा सा लेकिन अत्यंत महत्वपूर्ण क्षण मेरे ध्यान से नहीं बच सका। मैंने देखा कि फेलुदा ने भी इस पूरे आदान प्रदान को बारीकी से देखा था, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। बस उनकी आंखों में एक सवालिया निशान उभर आया। चाय पीने के बाद
महितोष बाबू ने हमें लॉज में रुक रहे अन्य मेहमानों से मिलवाया। पहला व्यक्ति था शशांक बोस, एक प्रतिष्ठित पुरातत्ववेत्ता जो महितोष के पुराने और करीबी दोस्त थे। वे इस समय जंगल में बिखरे हुए पुराने खंडहरों और प्राचीन अवशेषों पर गहन शोध कर रहे थे। शशांक बाबू एक अत्यंत शांत, गंभीर और संयमित व्यक्ति थे, लेकिन उनकी बातों में एक अजीब सी तीक्ष्णता और पैनापन था, जैसे वे हर शब्द को तौलकर बोलते हों। दूसरा मेहमान था विकास, महितोष का चचेरा भाई, जो लॉज के व्यवसाय और रोजमर्रा के कामकाज को संभालता था। विकास का स्वभाव कुछ खट्टा और रूखा था। उसके चेहरे पर एक स्थायी असंतोष की छाया थी और वह महितोष के साथ किसी न किसी बात को लेकर हमेशा तनाव में दिखाई देता था। उनके बीच की खिंचाव साफ महसूस की जा सकती थी। फेलूदा ने अपनी स्वाभाविक जिज्ञासा के साथ महितोष बाबू से पूछा, इन लोगों को पहेली के बारे में पता है? हाँ, महितोष बाबू ने संक्षिप्त जवाब दिया, लेकिन सिर्फ इतना पता है कि यह एक पुरानी पारिवारिक कहानी है। मैंने पूरी पहेली या उसके विवरण किसी को नहीं दिखाए हैं। दोपहर में फेलूदा ने मुझे और लालमोहन बाबू को जंगल के किनारे टहलने के लिए बुलाया। हम तीनों एक संकरी और पत्थरों से भरी पगडंडी पर चल रहे थे। चारों ओर घने पेड़ों की छाया थी और हवा में पत्तियों की सरसराहट गूंज रही थी। तभी फेलूदा ने अचानक रुककर कहा, टोपसे, क्या तुमने नक्शे में वह पेड़ का निशान ध्यान से देखा था? मुझे पूरा यकीन है कि वह इसी रास्ते पर कहीं है। मैंने हामी में सिर हिलाया। हाँ फेलूदा, मैंने देखा था। लेकिन लालमोहन बाबू, जिनका डर अब चरम पर था, घबराते हुए बोले, प्रदोष बाबू, यह तो घना जंगल है, यहां बाघ भी तो हो सकता है ना? फेलूदा ने हल्की मुस्कान के साथ लेकिन दृढ़ता से कहा, लालमोहन बाबू, बाघ दिन के उजाले में इतनी आसानी से नहीं दिखता। वे आमतौर पर रात में ही सक्रिय होते हैं, लेकिन हाँ, हमें हर हाल में सावधान और सतर्क रहना होगा। हम चलते चलते उस जगह पर पहुंचे जहां एक विशालकाय बरगद का पेड़ खड़ा था। उसकी जड़ें जमीन में इतनी गहराई तक फैली हुई थीं कि वह सदियों पुराना लगता था। पेड़ की छाया इतनी घनी और व्यापक थी कि वहां दिन के उजाले में भी एक अजीब सा अंधकार छाया रहता था। सूरज की किरणें मुश्किल से पत्तियों को चीरकर जमीन तक पहुंच पाती थीं। फेलूदा ने रुककर आसपास की जमीन को बेहद ध्यान से देखा। उनकी निगाहें हर छोटे से छोटे विवरण को पकड़ रही थीं। यह जगह पहेली में बताई गई जगह हो सकती है, उन्होंने गंभीरता से कहा, लेकिन हमें सूर्यास्त के समय यहां आना होगा, तभी पहेली का अगला सुराग मिल सकता है। शाम को जब हम लॉज वापस लौटे तो महितोष बाबू ने हमें एक और चौंकाने वाली खबर दी। उनका चेहरा पहले से ज्यादा चिंतित था। जंगल में एक और अजीब घटना हुई है, उन्होंने कहा। एक स्थानीय आदिवासी ने दावा किया है कि उसने कल रात बाघ को ठीक उसी बरगद के पेड़ के आसपास देखा था। यह सुनकर लालमोहन बाबू का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। उनकी सांसें तेज हो गईं और वे घबराहट में इधर उधर देखने लगे। रात में फेलूदा अपने कमरे में उस पहेली और नक्शे पर फिर से गहन अध्ययन कर रहे थे। मैंने देखा कि वे कुछ जटिल गणनाएं कर रहे थे। 3 पग उत्तर और 5 पग पूर्व की सटीक दूरी को समझने और मापने की कोशिश में लगे हुए थे। उनके चेहरे पर पूरी एकाग्रता थी, लेकिन मेरे दिमाग में एक बिल्कुल अलग सवाल उठ रहा था। क्या यह बाघ वाकई में सिर्फ एक जंगली जानवर है या इसके पीछे कोई और गहरा, अनसुलझा रहस्य छिपा है? जब मैं सोने के लिए अपने कमरे में गया तो बाहर जंगल की गहराइयों से फिर से एक भयानक दहाड़ सुनाई दी। इस बार वह पहले से कहीं ज्यादा करीब थी और उसमें एक अजीब सी हिंसक ताकत झलक रही थी। मैंने जल्दी से खिड़की बंद कर ली, लेकिन मेरी नींद उड़ चुकी थी। मुझे लग रहा था कि यह रहस्य जंगल की तरह ही घना, अंधकारमय और बेहद खतरनाक होने वाला है। सूर्यास्त का समय धीरे धीरे नजदीक आ रहा था। जंगल में एक विचित्र और असहज कर देने वाली शांति छा गई थी, जैसे प्रकृति खुद अपनी सांस रोके बैठी हो। दिन की तपती गर्मी अब कम होने लगी थी, लेकिन हवा में एक अजीब सा भारीपन और दबाव था, जैसे जंगल किसी गहरे और अनकहे रहस्य को अपने सीने में दबाए हुए हो। मैं, फेलूदा और लालमोहन बाबू तीनों उस विशाल बरगद के पेड़ की ओर बढ़ रहे थे जिसे हमने दिन में देखा था। फेलूदा के हाथ में वह पुराना रहस्यमय नक्शा था और उनकी तीखी आंखें लगातार चारों ओर घूम रही थीं। हर पत्ती की हरकत, हर आवाज को वे अपनी सूक्ष्म निगाहों से परख रहे थे। लालमोहन बाबू
जो अपने गले में एक नया और चमकीला स्कार्फ लपेटे हुए थे, बार बार पीछे मुड़कर देख रहे थे। उनकी हरकतें ऐसी थीं जैसे उन्हें हर पल यह डर सता रहा हो कि कोई बाघ अचानक झाड़ियों से निकलकर हम पर झपट पड़ेगा। लालमोहन बाबू, आप इतना घबरा क्यों रहे हैं? मैंने हल्की मुस्कान के साथ पूछा। टोप से बाबू, उन्होंने लगभग फुसफुसाते हुए कहा, यह जंगल है और वह बाघ। मेरी किताबों में तो मैं खलनायकों को बड़ी आसानी से पकड़ लेता हूं, लेकिन यहां तो असली खूंखार जानवर है, असली खतरा है। फेलूदा ने बिना रुके, बिना पीछे मुड़े कहा। लालमोहन बाबू, अगर आप हर पल बाघ की ही बात करते रहेंगे तो हम पहेली पर ध्यान कैसे दे पाएंगे? अब चुपचाप मेरे पीछे चलिए और सतर्क रहिए। हम आखिरकार उस विशालकाय बरगद के पेड़ के पास पहुंच गए। सूरज की आखिरी मध्यम किरणें पेड़ की घनी पत्तियों से छनकर जमीन पर एक सुनहरी और जादुई चादर बिछा रही थीं। पूरा दृश्य किसी पुरानी पेंटिंग जैसा लग रहा था। फेलूदा ने सावधानी से नक्शा खोला और पहेली को एक बार फिर से गंभीरता से पढ़ा। जहां सूरज डूबे वहां राह खोज, यह जगह बिल्कुल सही लगती है, उन्होंने कहा। सूर्यास्त की छाया ठीक इस पेड़ के नीचे पड़ रही है। अब हमें 3 पग उत्तर और 5 पग पूर्व चलना है। फेलूदा ने अपनी जेब से एक छोटा सा लेकिन सटीक कंपास निकाला और दिशा का सावधानी पूर्वक निर्धारण किया। टोप से, एक पग को लगभग 3 फीट मानते हैं, तो 3 पग उत्तर का मतलब है 9 फीट और 5 पग पूर्व का मतलब है 15 फीट। उन्होंने बेहद सटीकता के साथ जमीन पर कदम गिनना शुरू किया। मैं और लालमोहन बाबू उनके ठीक पीछे पीछे चल रहे थे, हर कदम पर सतर्क। 9 फीट उत्तर और 15 फीट पूर्व चलने के बाद हम एक छोटे से खुले मैदान में पहुंचे। वहां जमीन पर कुछ पुराने काई लगे पत्थर बिखरे हुए थे, जो शायद सदियों से वहीं पड़े थे। फेलूदा ने रुककर आसपास का बारीकी से जायजा लिया। उनकी निगाहें हर कोने को छान रही थीं। यहां जरूर कुछ होना चाहिए, उन्होंने कहा। पहेली में संदूक का साफ जिक्र है, शायद यह जमीन के नीचे गहराई में छिपा हुआ हो। लालमोहन बाबू ने अपने उत्साह में थोड़ा आगे बढ़कर कहा, प्रदोष बाबू, क्या हम अभी खोदना शुरू कर दें? अगर खजाना मिल जाए तो। रुकिए, फेलूदा ने उन्हें तुरंत टोका। खोदने से पहले सोचना बेहद जरूरी है। अगर हम गलत जगह खोदने लगे तो न सिर्फ समय बर्बाद होगा, बल्कि सुराग भी नष्ट हो सकते हैं। पहले हमें कोई पक्का निशान या संकेत ढूंढना होगा। हमने जमीन पर बेहद ध्यान से देखना शुरू किया। हर पत्थर, हर निशान को परखा जा रहा था। तभी मैंने एक पत्थर पर कुछ खरोंच जैसे अजीब निशान देखे। वे साफ तौर पर प्राकृतिक नहीं लग रहे थे। फेलूदा, यह देखिए, मैंने उत्साह से पुकारा। फेलूदा तुरंत मेरे पास आए और पत्थर को बड़ी सावधानी से उठाकर उलट पुलट कर देखा। उस पर कुछ पुराने रहस्यमय चिन्ह बने हुए थे, जो शायद किसी प्राचीन और भूली बिसरी लिपि में लिखे गए थे। फेलूदा ने तुरंत अपनी नोटबुक निकाली और उन चिन्हों को बड़ी सावधानी से उतारा। यह कोई संयोग नहीं है, उन्होंने गंभीरता से कहा। यह पत्थर निश्चित रूप से पहेली का एक अहम हिस्सा हो सकता है। ठीक उसी पल पास की झाड़ियों में एक हल्की सी सरसराहट हुई। पत्तियां हिलीं और एक अजीब सी आवाज गूंजी। लालमोहन बाबू ने घबराहट में तुरंत मेरा कंधा पकड़ लिया। प्रदोष बाबू, वह बाघ तो नहीं? उनकी आवाज कांप रही थी और उनका चेहरा भय से पीला पड़ गया था। फेलूदा ने बिल्कुल शांत और संयमित स्वर में कहा, शांत रहिए, यह बाघ नहीं है, कोई और जानवर हो सकता है, या फिर सिर्फ हवा। उन्होंने अपनी जेब से टॉर्च निकाली और झाड़ियों की ओर तेज रोशनी डाली। वहां कुछ भी नजर नहीं आया, लेकिन हवा में एक विचित्र और तीखी गंध थी, जैसे कोई जंगली जानवर अभी अभी वहां से गुजरा हो। हम सावधानी से लॉज वापस लौटे, लेकिन मेरे दिमाग में वह सरसराहट, वह गंध और पत्थर के वे रहस्यमय निशान लगातार घूम रहे थे। रात के खाने के बाद महितोष बाबू ने हमें फिर से ड्राइंग रूम में बुलाया। इस बार वहां शशांक बोस और विकास भी मौजूद थे। कमरे का माहौल गंभीर और तनावपूर्ण था। फेलूदा ने पत्थर पर मिले निशानों का विस्तार से जिक्र किया और महितोष बाबू से पूछा, क्या आपके परिवार में कभी किसी ऐसी प्राचीन भाषा या चिन्हों का जिक्र हुआ है? महितोष बाबू ने कुछ देर सोचते हुए कहा,
मेरे दादा को पुरानी और दुर्लभ लिपियों में गहरी रुचि थी। वे बंगाल की प्राचीन संस्कृति और इतिहास पर गंभीर शोध करते थे। शायद यह चिन्ह उसी से संबंधित हों, लेकिन अफसोस की बात यह है कि मुझे इसके बारे में और कोई जानकारी नहीं है। शशांक बोस, जो अब तक चुपचाप सब सुन रहे थे, अचानक बोले, श्री मित्र, मैं एक पुरातत्ववेत्ता हूं। अगर आप चाहें तो मैं उन चिन्हों को विस्तार से देख सकता हूं। हो सकता है वे किसी प्राचीन सभ्यता या खोई हुई संस्कृति से जुड़े हों। फेलुदा ने उनकी ओर देखा और गंभीरता से कहा, यह बहुत अच्छा होगा शशांक बाबू, लेकिन हमें जल्दी करनी होगी। मुझे पूरा यकीन है कि यह रहस्य जितना गहरा है उतना ही खतरनाक और जटिल भी हो सकता है। उस रात जब मैं अपने कमरे में लेटा तो मुझे फिर से जंगल की गहराइयों से एक भयावह दहाड़ सुनाई दी, लेकिन इस बार कुछ और हुआ। मुझे लगा कि मेरे कमरे की खिड़की के ठीक बाहर कोई छाया गुजरी, एक अस्पष्ट धुंधली आकृति। मैंने घबराहट और उत्सुकता में जल्दी से खिड़की खोली, लेकिन बाहर कुछ भी नजर नहीं आया। सिर्फ जंगल की गहरी रहस्यमय सांसें और घना काला अंधेरा था। अगली सुबह फेलुदा ने हमें बताया कि वे शशांक बोस के साथ उन चिन्हों की विस्तृत जांच करना चाहते हैं। लेकिन इससे पहले कि हम जंगल की ओर निकलते, रामलाल, लॉज का नौकर, घबराहट में हमारे पास आया। उसका चेहरा एकदम पीला पड़ गया था और उसकी सांसें तेज चल रही थीं। साहब, उसने महितोष बाबू से कांपती आवाज में कहा, जंगल में कुछ बहुत गलत हो रहा है। रात को मैंने उस बरगद के पेड़ के पास कुछ देखा। कोई आदमी था, वहां कोई था। लालमोहन बाबू ने अपनी आवाज में स्पष्ट डर और घबराहट के साथ कहा, प्रदोष बाबू, यह तो मेरी किताबों से भी कहीं ज्यादा डरावना है। भूत प्रेत, रात की छायाएं। फेलुदा ने उन्हें बीच में ही रोकते हुए गंभीर और दृढ़ स्वर में कहा, लालमोहन बाबू, भूत प्रेत की बकवास छोड़िए। यहां कोई अलौकिक शक्ति नहीं, बल्कि कोई इंसान है, हाड़ मांस का इंसान, जो नहीं चाहता कि हम इस रहस्य को सुलझाएं, और हमें यह पता लगाना है कि वह कौन है, उसका मकसद क्या है। उस दिन दोपहर में हम फिर से जंगल की ओर निकले। इस बार शशांक बोस भी हमारे साथ थे। उनके हाथ में एक छोटा सा बैग था जिसमें उन्होंने अपने शोध के उपकरण रखे हुए थे। जब हम उस पत्थर के पास पहुंचे जिस पर रहस्यमय चिन्ह उकेरे हुए थे, तो हमें एक बेहद चौंकाने वाली चीज मिली। पत्थर को किसी ने अपनी मूल जगह से हटाया हुआ था। वह अब एक तरफ पड़ा था और उसके ठीक नीचे जमीन में एक छोटा सा लेकिन स्पष्ट गड्ढा खोदा गया था। गड्ढे में कुछ नहीं था, बिल्कुल खाली, लेकिन जमीन पर ताजा खोदने के साफ निशान थे। मिट्टी अभी भी नम और उलट पुलट हुई दिख रही थी। किसी ने यहां पहले ही खोदा है, फेलुदा ने कहा। उनकी आवाज में एक अजीब सी ठंडक और तनाव था। और जो कुछ भी यहां था वह अब यहां नहीं है। कोई हमसे एक कदम आगे निकल गया। लालमोहन बाबू ने अपनी आवाज में कांपते हुए पूछा, प्रदोष बाबू, क्या क्या यह बाघ का काम हो सकता है? फेलुदा ने हल्के से हंसते हुए लेकिन व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, लालमोहन बाबू, बाघ जरूर बहुत ताकतवर होता है, लेकिन वह खोद नहीं सकता। और इतनी साफ सुथरी सुनियोजित खुदाई, यह पूरी तरह से इंसानी काम है। किसी ने बड़ी सावधानी और योजना के साथ यह किया है। शशांक बोस ने झुककर गड्ढे को बारीकी से देखा। उन्होंने मिट्टी को अपनी उंगलियों से छुआ और फिर कहा, श्री मित्र, यह गड्ढा बिल्कुल ताजा है। देखिए, मिट्टी अभी भी नम है। शायद रात को ही किसी ने यहां कुछ खोदा या निकाला है। जब हम लॉज वापस लौट रहे थे तो मेरे दिमाग में अनगिनत सवाल उमड़ रहे थे। वह छाया आखिर कौन थी और वह गड्ढा क्यों खोदा गया था? क्या कोई हमसे पहले इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश कर रहा था? और सबसे बड़ा, सबसे परेशान करने वाला सवाल, क्या बाघ का इस सबसे कोई सीधा लेना देना था, या यह महज एक संयोग था? रात को
फेलुदा ने अपनी नोटबुक में कुछ और विस्तृत नोट्स लिखे। मैंने देखा कि वे महितोष बाबू, शशांक बोस और विकास तीनों के नाम बड़ी सावधानी से लिख रहे थे। हर नाम के बगल में कुछ छोटे छोटे नोट्स भी थे। टोप से उन्होंने गंभीरता से कहा, यह रहस्य सिर्फ उस पहेली का नहीं है। यहां कोई है इसी लॉज में जो कुछ बहुत महत्वपूर्ण छिपा रहा है, और हमें उसे ढूंढना होगा इससे पहले कि वह हम तक पहुंचे या हमें नुकसान पहुंचाए। जंगल की एक और भयानक दहाड़ ने उस रात मेरी नींद पूरी तरह से उड़ा दी। लेकिन इस बार मुझे एक अलग एहसास हुआ। मुझे लगा कि असली खतरा जंगल में नहीं, बल्कि इस लॉज के अंदर ही, इन दीवारों के बीच कहीं छिपा हुआ था। सुबह की हल्की और नम धुंध ने पूरे जंगल को एक रहस्यमय और अलौकिक आवरण में लपेट दिया था। मैं अपने कमरे की खिड़की से बाहर देख रहा था, जहां रात की वह अस्पष्ट छाया मेरे दिमाग में बार बार घूम रही थी। क्या वह सचमुच कोई इंसान था या सिर्फ मेरी कल्पना और डर का खेल? फेलुदा हमेशा कहते हैं कि एक सच्चे जासूस को अपनी आंखों और कानों पर पूरा भरोसा करना चाहिए, लेकिन साथ ही डर को कभी भी अपने दिमाग पर हावी नहीं होने देना चाहिए। मैंने खुद को मानसिक रूप से तैयार किया और ड्राइंग रूम की ओर बढ़ा। वहां फेलुदा पहले से ही अपनी नोटबुक में कुछ बेहद महत्वपूर्ण चीजें लिख रहे थे। उनकी भौहें सिकुड़ी हुई थीं और उनकी पूरी एकाग्रता उस नोटबुक पर केंद्रित थी। लालमोहन बाबू एक कुर्सी पर बैठे थे। उनके हाथ में चाय का एक कप था, लेकिन उनकी बेचैन निगाहें बार बार दरवाजे और खिड़की की ओर जा रही थीं। टोप से बाबू, उन्होंने फुसफुसाते हुए लगभग कांपती आवाज में कहा, यह जगह मुझे हर गुजरते पल के साथ और ज्यादा डरावनी लग रही है। रात को मैंने एक भयानक सपना देखा। एक विशालकाय बाघ मेरे कमरे में घुस आया था। उसकी आंखें लाल थीं और मैंने हल्की मुस्कान के साथ उन्हें बीच में रोकते हुए कहा, लालमोहन बाबू, आपकी किताबों के खलनायक भी इतने डरावने नहीं होते, लेकिन हां, यह सच है कि यहां कुछ तो गड़बड़ जरूर है। फेलुदा ने अपनी नोटबुक बंद की और दृढ़ता से कहा, टोप से, लालमोहन बाबू, आज हम उस रहस्यमय छाया का पीछा करेंगे और सच्चाई तक पहुंचेंगे। मुझे पूरा यकीन है कि जो भी रात को उस गड्ढे को खोद रहा था वह इस लॉज में ही कहीं है। वह हमारे बीच ही है। महितोष बाबू ठीक उसी समय ड्राइंग रूम में दाखिल हुए। उनके चेहरे पर चिंता की रेखाएं और भी गहरी और स्पष्ट हो गई थीं। श्री मित्र, उन्होंने थोड़ी घबराहट के साथ कहा, मैंने रामलाल से विस्तार से बात की। वह दृढ़ता से कहता है कि उसने रात को बरगद के पेड़ के पास निश्चित रूप से किसी को देखा था, लेकिन अंधेरे की वजह से वह उस व्यक्ति का चेहरा स्पष्ट रूप से नहीं देख सका। क्या आपको लगता है कि कोई हमारी खोज को जानबूझकर बाधित करने की कोशिश कर रहा है? फेलुदा ने शांत और विश्लेषणात्मक स्वर में जवाब दिया, महितोष बाबू, यह न सिर्फ संभव है बल्कि लगभग निश्चित है। लेकिन मुझे यह भी लगता है कि आपकी उस पहेली और संदूक का रहस्य सिर्फ किसी खजाने की बात नहीं है। यहां कुछ और गहरा, कुछ और महत्वपूर्ण है जो कोई नहीं चाहता कि हम तक पहुंचे। नाश्ते के बाद फेलुदा ने हमें जंगल की ओर चलने को कहा। इस बार शशांक बोस भी हमारे साथ थे, क्योंकि वे उन पत्थर के रहस्यमय चिन्हों की गहराई से जांच करना चाहते थे। विकास, महितोष का चचेरा भाई, ने साथ आने से साफ मना कर दिया। उसने थोड़े रूखे स्वर में कहा कि उसे लॉज के कुछ जरूरी और तात्कालिक काम निपटाने हैं। मुझे विकास का पूरा रवैया थोड़ा अजीब और संदिग्ध लगा। वह महितोष बाबू से हमेशा कुछ नाराज और तनावपूर्ण दिखता था, लेकिन फेलुदा ने इस पर कम से कम उस समय कोई प्रत्यक्ष टिप्पणी नहीं की। हालांकि मैंने देखा कि उनकी आंखों में एक सवालिया निशान जरूर था। हम फिर से उस विशाल बरगद के पेड़ के पास पहुंचे। दिन के तेज उजाले में वह जगह रात जितनी डरावनी नहीं लग रही थी, लेकिन जंगल की सघनता, उसकी गहरी चुप्पी और चारों ओर फैली हरियाली अब भी एक विचित्र सिहरन पैदा कर रही थी। फेलुदा ने उस गड्ढे को फिर से बेहद सावधानी से देखा जो रात को खोदा गया था। यह गड्ढा ज्यादा गहरा नहीं है, उन्होंने विश्लेषणात्मक लहजे में कहा। जो भी यहां खोद रहा था उसे बहुत जल्दी थी। शायद उसे लगातार यह डर सता रहा था कि कोई उसे देख लेगा या पकड़ लेगा। शशांक बोस ने पत्थर के उन चिन्हों को फिर से अत्यंत एकाग्रता के साथ देखा। उन्होंने एक छोटा सा आवर्धक लेंस निकाला और चिन्हों को बारीकी से परखा।
यह चिन्ह निश्चित रूप से प्राचीन बंगाली लिपि से बहुत मिलते जुलते हैं, उन्होंने कहा, लेकिन कुछ अक्षर और प्रतीक असामान्य और अनोखे हैं। मुझे इन्हें पूरी तरह से समझने और डिकोड करने के लिए थोड़ा और समय चाहिए। फेलुदा ने सहमति में सिर हिलाया और फिर अपनी तीखी निगाहों से आसपास की झाड़ियों की ओर देखा। तभी उनकी नजर एक टूटी हुई टहनी पर पड़ी जो जमीन से थोड़ा ऊपर एक झाड़ी में अटकी हुई थी। टोप से, यह देखो, उन्होंने मुझे बुलाते हुए कहा। टहनी पर एक छोटा सा लेकिन स्पष्ट रूप से दिखने वाला कपड़े का टुकड़ा फंसा हुआ था। वह चमकीले लाल रंग का था। फेलुदा ने उसे अत्यंत सावधानी से उठाया, ध्यान से देखा और फिर अपनी जेब में रख लिया। यह कोई महत्वपूर्ण सुराग हो सकता है, उन्होंने गंभीरता से कहा। लालमोहन बाबू ने अपनी आवाज में घबराहट भरते हुए पूछा, प्रदोष बाबू, यह लाल कपड़ा, क्या यह खून से सना तो नहीं है? फेलुदा ने हल्के से हंसते हुए कहा, लालमोहन बाबू, आपकी थ्रिलर लेखक की अतिस्क्रिय कल्पना फिर से उड़ान भर रही है। यह सिर्फ कपड़ा है, साधारण कपड़ा, शायद किसी की शर्ट या स्कार्फ का टुकड़ा, लेकिन यह हमें उस व्यक्ति तक जरूर ले जा सकता है जो रात को यहां था। हम सावधानी से लॉज वापस लौटे। फेलुदा ने उस कपड़े के टुकड़े को अपने कमरे में लाकर बेहद ध्यान से देखा। उन्होंने उसे रोशनी में घुमाया, उसके रेशों को परखा। यह सस्ता कपड़ा नहीं है, उन्होंने कहा, यह अच्छी क्वालिटी का है। यह निश्चित रूप से किसी ऐसे व्यक्ति का हो सकता है जो इस लॉज में रह रहा है। दोपहर के खाने के समय मैंने गौर से देखा कि विकास कुछ असामान्य रूप से बेचैन और परेशान लग रहा था। उसने बार बार अपनी जेब में हाथ डाला, जैसे कुछ गुम हो गया हो और वह उसे ढूंढ रहा हो। महितोष बाबू और शशांक बोस आपस में पुरातत्व और प्राचीन इतिहास के बारे में गहन बातचीत कर रहे थे, लेकिन विकास ने पूरी बातचीत में कोई हिस्सा नहीं लिया। वह चुप और अलग थलग बैठा रहा। फेलुदा ने चुपके से, बिना किसी को बताए, मेरी ओर देखा। उनकी आंखों में एक संकेत था, जैसे वे कह रहे हों कि वे भी विकास के असामान्य व्यवहार पर पूरी नजर रख रहे हैं। शाम को फेलुदा ने मुझसे और लालमोहन बाबू से कहा कि वे रात को लॉज के आसपास सतर्कता से नजर रखना चाहते हैं। टोप से, उन्होंने गंभीरता से कहा, तुझे मेरे साथ चलना होगा, और लालमोहन बाबू, आप अपने कमरे में ही रहें, लेकिन अगर कुछ भी अजीब या संदिग्ध सुने तो हमें तुरंत बताएं। रात के 11 बजे मैं और फेलुदा लॉज के पिछले बरामदे में चुपचाप छिपकर बैठे थे। जंगल की गहरी चुप्पी में सिर्फ कीड़ों की मध्यम आवाजें और कभी कभार किसी रात्रिचर पक्षी की दूर से आती पुकार सुनाई दे रही थी। फेलुदा ने अपनी जेब में एक मजबूत टॉर्च और एक छोटा सा लेकिन तेज धार वाला चाकू रख लिया था। टोप से, उन्होंने बेहद धीमी आवाज में फुसफुसाते हुए कहा, अगर कोई भी हलचल हो तो बिल्कुल शांत रहना और मेरे ठीक पीछे रहना। लगभग आधी रात के करीब हमें एक बेहद हल्की सी लेकिन स्पष्ट आहट सुनाई दी। यह आवाज लॉज के पिछले दरवाजे की ओर से आ रही थी। फेलुदा ने मुझे एक सख्त इशारा किया और हम दोनों बेहद सावधानी से बिना आवाज किए उस दिशा में बढ़े। अंधेरे में मैंने एक धुंधली छाया को जंगल की ओर तेजी से जाते देखा। वह बेहद फुर्ती से चल रही थी और उसके कंधे पर एक छोटा सा बैग लटका हुआ था। इसका पीछा करो, फेलुदा ने बेहद धीमी आवाज में कहा। हम चुपचाप बिल्कुल शांत कदमों से उस रहस्यमय छाया के पीछे चल पड़े। जंगल का रास्ता अंधेरे में और भी डरावना और खतरनाक लग रहा था। छाया सीधे उस विशाल बरगद के पेड़ की ओर बढ़ रही थी। जब हम काफी करीब पहुंचे तो छाया अचानक रुक गई। उसने जमीन पर झुककर कुछ खोदना शुरू किया। उसके हाथों की हरकतें तेज और उतावली थीं। फेलुदा ने मुझे रुकने का सख्त इशारा किया और खुद धीरे धीरे आगे बढ़े। अचानक छाया ने जैसे किसी छठी इंद्री से हमारी उपस्थिति भांप ली। उसने तेजी से हमारी ओर देखा। उसका चेहरा घने अंधेरे में साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन उसकी आंखें चांदनी में अजीब तरह से चमक रही थीं। वह बिजली की तेजी से उठा और जंगल की घनी झाड़ियों की ओर भागने लगा। फेलुदा ने तुरंत उसका पीछा किया, लेकिन मैं थोड़ा पीछे रह गया। मेरे पैर डर और झिझक से जड़ हो गए थे। तभी जंगल की गहराइयों से एक जोरदार कान फाड़ू दहाड़ गूंजी। मेरे पैर एकदम से थम गए। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। फेलुदा कुछ ही पलों में थोड़ा हांफते हुए वापस लौटे। वह भाग गया, उन्होंने कहा।
उनकी सांसें तेज थीं और माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थीं। लेकिन देखो, उसने कुछ छोड़ा है। उन्होंने जमीन से एक छोटा सा लेकिन भारी लोहे का डिब्बा उठाया। वह आधा खोदा हुआ था और मिट्टी से सना था। डिब्बा बेहद पुराना और जंग खाया हुआ था, लेकिन उस पर एक मजबूत और जटिल ताला लगा हुआ था। हम सावधानी से लॉज वापस लौटे। फेलूदा ने डिब्बे को अपने कमरे की मेज पर रखा और उसके ताले को खोलने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं खुला। ताला बेहद जटिल और मजबूत था। यह ताला बहुत पुराना और विशेष तरह का है, उन्होंने कहा। हमें इसे बेहद सावधानी और धैर्य के साथ खोलना होगा। लालमोहन बाबू, जो अब तक अपने कमरे से घबराहट में निकल आए थे, ने डिब्बे को देखकर उत्सुकता और उत्तेजना से कहा, प्रदोष बाबू, यह तो वही संदूक है ना, पहेली वाला? शायद, फेलूदा ने गंभीरता से कहा, लेकिन हमें सबसे पहले यह जानना होगा कि इसके अंदर क्या है और उस छाया का असली चेहरा कौन था। मुझे पूरा यकीन है कि वह इस लॉज का कोई अपना ही था। उस रात मैं बिस्तर पर लेटा हुआ उस रहस्यमय छाया, उस भारी डिब्बे और उस भयावह दहाड़ के बारे में सोचता रहा। जंगल की आवाजें अब और भी करीब और डरावनी लग रही थीं। मुझे पूरा विश्वास था कि फेलूदा इस जटिल रहस्य को जरूर सुलझा लेंगे, लेकिन एक सवाल मेरे दिमाग में लगातार घूम रहा था। क्या यह डिब्बा वाकई में वह संदूक था जिसकी बात उस पुरानी पहेली में थी? और अगर हां, तो उस छाया का इससे क्या गहरा संबंध था? सुबह की ताजगी और सुनहरी रोशनी लॉज के ड्राइंग रूम में एक नई उम्मीद और ऊर्जा लेकर आई, लेकिन मेरे दिल में रात की वे डरावनी घटनाएं अभी भी एकदम ताजा और जीवंत थीं। वह रहस्यमय छाया, वह जंग खाया लोहे का भारी डिब्बा और जंगल की वह भयानक दहाड़, सब कुछ मेरे दिमाग में एक जटिल और रहस्यपूर्ण चित्र की तरह उभर रहा था। मैं ड्राइंग रूम में पहुंचा, जहां फेलूदा उस डिब्बे को मेज पर रखकर बेहद ध्यान और एकाग्रता से देख रहे थे। उनके चेहरे पर वही गहरी तन्मयता थी जो तब दिखाई देती है जब वे किसी गुत्थी के बिल्कुल करीब पहुंच रहे होते हैं। उनकी उंगलियां डिब्बे के ताले को छू रही थीं, जैसे वे उसकी हर बारीकी को समझने की कोशिश कर रहे हों। लालमोहन बाबू एक कोने में बैठे थे। उनके हाथ में नींबू पानी का एक गिलास था, लेकिन उनकी उत्सुक और घबराई हुई निगाहें बार बार उस रहस्यमय डिब्बे की ओर जा रही थीं। प्रदोष बाबू, उन्होंने धीरे से लेकिन उत्सुकता से पूछा, यह डिब्बा, क्या इसमें सचमुच कोई खजाना होगा या फिर कोई पुराना भूला बिसरा रहस्य? फेलूदा ने डिब्बे से अपनी निगाहें उठाए बिना शांत और विचारशील स्वर में जवाब दिया, लालमोहन बाबू, खजाना हमेशा सोने चांदी का ही नहीं होता। यह डिब्बा शायद कुछ ऐसा छिपाए हुए हो जो महितोष बाबू के परिवार के लिए अमूल्य है, लेकिन पहले हमें इसे खोलना होगा। मैंने उस डिब्बे को गौर से देखा। वह वाकई बहुत पुराना था। उसके किनारों पर जंग की मोटी परतें जमी हुई थीं और ताला इतना जटिल और मजबूत लग रहा था कि उसे तोड़ना या खोलना आसान काम नहीं था। फेलूदा ने अपनी जेब से एक छोटा सा लेकिन अत्यंत सूक्ष्म औजार निकाला। वह एक पतली सी पिन जैसा कुछ था, जिसका अगला सिरा थोड़ा मुड़ा हुआ था। टोप से उन्होंने धीरे से समझाते हुए कहा, ताला खोलना महज एक तकनीक नहीं, बल्कि एक कला है। इसमें धैर्य, समझ और सावधानी तीनों चाहिए। और यह ताला इतना पुराना और नाजुक है कि इसे बेहद सावधानी से खोलना होगा, वरना अंदर का सामान जो भी हो नष्ट हो सकता है। ठीक उसी पल महितोष बाबू कमरे में दाखिल हुए। उनकी निगाहें तुरंत उस जंग खाए लोहे के डिब्बे पर टिक गईं। उनके चेहरे के भाव में उत्साह और घबराहट का एक अजीब मिश्रण था। श्री मित्र, यह वही डिब्बा है? उनकी आवाज में तनाव स्पष्ट सुनाई दे रहा था। हां, महितोष बाबू, फेलूदा ने शांत स्वर में जवाब दिया। हमने इसे रात को ठीक उसी बरगद के पेड़ के पास पाया था, लेकिन इसे खोलने से पहले मैं आपसे कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण सवाल पूछना चाहता हूं। उन्होंने एक पल रुककर पूछा, क्या आपके परिवार में कोई ऐसी विशेष चीज थी जो इस डिब्बे में रखी जा सकती थी? कोई महत्वपूर्ण दस्तावेज, कोई अनमोल गहना, या शायद कुछ और जो पीढ़ियों से संजोया गया हो? महितोष बाबू ने एक गहरी सांस लेते हुए अतीत की यादों में खोते हुए कहा, मेरे दादा रविशंकर सिंह राय के पास वास्तव में कई अत्यंत कीमती और दुर्लभ चीजें थीं, लेकिन परिवार में एक पुरानी कहानी चली आ रही है। कहा जाता है कि उन्होंने अपने जीवन का सबसे बड़ा, सबसे गहरा रहस्य एक छोटे से डिब्बे में छिपाया था। उनकी आवाज में एक रहस्यमय उदासी थी। मुझे आज तक नहीं पता कि वह वास्तव में क्या था, लेकिन पीढ़ी दर पीढ़ी यह बात चली आई है
कि वह डिब्बा इसी जंगल में कहीं गहराई में छिपा हुआ है। फेलूदा ने समझदारी से सिर हिलाया और फिर अपना पूरा ध्यान उस जटिल ताले पर केंद्रित कर दिया। मैं और लालमोहन बाबू सांस रोके पूरी तरह से स्तब्ध होकर उन्हें देख रहे थे। कमरे में एक अजीब सी तनावपूर्ण खामोशी छा गई थी। सिर्फ फेलूदा की उंगलियों की हल्की खरोंच की आवाज सुनाई दे रही थी। कुछ मिनटों की सावधान और धैर्यपूर्ण मेहनत के बाद अचानक एक हल्की सी लेकिन स्पष्ट क्लिक की आवाज आई। ताला खुल गया था। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। पूरे कमरे में एक रोमांचक तनाव व्याप्त हो गया। फेलूदा ने बेहद सावधानी से धीरे धीरे डिब्बे का ढक्कन उठाया। अंदर एक पुराना पीला पड़ चुका कागज था जो बड़ी सावधानी और सुरक्षा के साथ मोड़ा गया था। इसके अलावा एक छोटा सा चमड़े का थैला भी था जिसमें कुछ भारी सी चीज महसूस हो रही थी। फेलूदा ने सबसे पहले उस कागज को अत्यंत सावधानी से निकाला और उसे धीरे धीरे खोला। उस पर वही प्राचीन बंगाली लिपि लिखी हुई थी जो हमने पत्थर पर देखी थी, लेकिन इस बार लिखावट कहीं अधिक साफ, सुपाठ्य और स्पष्ट थी। यह क्या है फेलूदा? मैंने उत्सुकता से अपनी आवाज में बेसब्री लिए पूछा। फेलूदा ने कागज को बेहद ध्यान और एकाग्रता से पढ़ा। फिर गंभीर स्वर में कहा, यह एक और पहेली है। सुनो, संदूक का रहस्य खुला, पर राह अभी बाकी। नदी के किनारे जहां चांद की छाया थमती, 7वां पत्थर छिपाएगा वह जो है अनघट, पर सावधान, बाघ की नजर है हर पल साथ। लालमोहन बाबू ने अपनी आवाज में स्पष्ट निराशा और घबराहट के साथ कहा, प्रदोष बाबू, एक पहेली खत्म नहीं हुई और दूसरी शुरू हो गई। यह तो मेरी किताबों से भी कहीं ज्यादा पेचीदा और जटिल है। महितोष बाबू ने उस कागज को बड़े ध्यान से देखा। उनकी उंगलियां कांप रही थीं। यह निश्चित रूप से मेरे दादा की लिखावट है, उन्होंने कहा। लेकिन यह नदी कौन सी है और 7वां पत्थर का क्या अर्थ है? फेलूदा ने फिर उस चमड़े के थैले को खोला। उसके अंदर एक छोटा सा लेकिन बेहद चमकदार पत्थर था। वह गहरे हरे रंग का था और रोशनी में अद्भुत तरीके से झिलमिला रहा था। यह एक पन्ना हो सकता है, फेलूदा ने विश्लेषणात्मक स्वर में कहा, लेकिन यह अकेला नहीं है। मुझे पूरा यकीन है कि यह पहेली हमें किसी बहुत बड़ी और महत्वपूर्ण चीज तक ले जाएगी। तभी शशांक बोस कमरे में दाखिल हुए। उनकी तीखी और जिज्ञासु निगाहें तुरंत उस डिब्बे और उस चमकते हुए पन्ने पर टिक गईं। श्री मित्र, यह पन्ना, यह बेहद कीमती और दुर्लभ लगता है, उन्होंने कहा। क्या मैं इसे थोड़ा नजदीक से देख सकता हूं? फेलूदा ने सावधानी से पन्ना उन्हें सौंपा। शशांक बाबू ने उसे अपनी आंखों के बेहद करीब लाकर एक विशेषज्ञ की नजर से देखा। यह वास्तव में असामान्य है, उन्होंने कहा। इसकी कटाई और तराश बहुत पुरानी पारंपरिक शैली की है। शायद यह आपके दादा के समय का हो, महितोष बाबू। महितोष बाबू ने धीरे से सिर हिलाया, लेकिन मैंने देखा कि उनकी आंखों में एक अजीब सी रहस्यमय चमक थी। मुझे लगा कि वे कुछ छिपा रहे हैं, कुछ ऐसा जो वे हमें नहीं बताना चाहते। फेलूदा ने भी निश्चित रूप से इसे भांप लिया था, क्योंकि उन्होंने महितोष बाबू की ओर एक तीखी, परखती हुई नजर डाली। दोपहर में फेलूदा ने उस पुराने नक्शे को फिर से खोला और उसमें नदी की सावधानी पूर्वक तलाश शुरू की। महितोष बाबू, उन्होंने पूछा, क्या आपके इस जंगल में कोई नदी है जो इस लॉज से ज्यादा दूर न हो? महितोष बाबू ने नक्शे पर एक विशेष जगह की ओर अपनी उंगली से इशारा किया। यहां लगभग 2 मील की दूरी पर एक छोटी सी लेकिन सुंदर नदी है। स्थानीय लोग इसे चांदनी नदी कहते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि रात को जब चांद की रोशनी इस पर पड़ती है तो इसका पानी चांदी की तरह चमकता है। चांद की छाया, फेलूदा ने धीरे से सोचते हुए दोहराया। यह निश्चित रूप से वही नदी हो सकती है। हमें जल्द से जल्द वहां जाना होगा। शाम को हम सब चांदनी नदी की ओर निकल पड़े। इस बार विकास भी हमारे साथ था, हालांकि वह ज्यादा उत्साहित या प्रसन्न नहीं लग रहा था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी और तनाव था। रास्ते में फेलूदा ने मुझसे बेहद धीमी आवाज में, लगभग फुसफुसाते हुए कहा, टोप से विकास पर बारीकी से नजर रखना। मुझे पूरा यकीन है कि वह कुछ जानता है, कुछ महत्वपूर्ण, जो वह हमें नहीं बता रहा। नदी के किनारे पहुंचते ही हमने देखा कि वहां कई बड़े बड़े प्राचीन पत्थर बिखरे हुए थे। कुछ पत्थर काई से ढके थे, कुछ आधे पानी में डूबे हुए थे।
फेलूदा ने उस पहेली को फिर से ध्यान से पढ़ा। 7वां पत्थर छिपाएगा वह जो है अनघट। हमें यहां 7वां पत्थर ढूंढना होगा, उन्होंने दृढ़ता से कहा। हमने सावधानी से पत्थरों की गिनती शुरू की, लेकिन इससे पहले कि हम 7वें पत्थर तक पहुंच पाते, जंगल की गहराइयों से एक जोरदार भयानक दहाड़ गूंजी। पूरा जंगल जैसे कांप उठा। लालमोहन बाबू ने घबराहट में तुरंत मेरे कंधे पकड़ लिए। उनकी आवाज कांप रही थी। प्रदोष बाबू, यह बाघ है, अब हम क्या करें? फेलूदा ने पूरी शांति और संयम के साथ कहा। शांत रहो लालमोहन बाबू, बाघ अभी दूर है, उसकी आवाज से साफ पता चल रहा है, लेकिन हमें निश्चित रूप से जल्दी करनी होगी। हमने आखिरकार 7वें पत्थर को ढूंढ लिया। वह एक बड़ा छपटा पत्थर था। उसके नीचे की जमीन थोड़ी उबड़ खाबड़ और असमतल थी। फेलूदा ने उसे हटाने की कोशिश की, लेकिन वह बेहद भारी था। विकास ने थोड़ी हिचकिचाहट के साथ आगे बढ़कर मदद की। आखिरकार हम सबकी मिलीजुली कोशिश से पत्थर हट गया। उसके नीचे एक छोटा सा गड्ढा था, लेकिन वह पूरी तरह से खाली था। किसी ने यहां पहले ही खोदा है, फेलूदा ने बेहद गंभीर स्वर में कहा। उनकी आंखों में एक तीव्र चमक थी, और मुझे पूरा यकीन है कि यह वही व्यक्ति है जिसने बरगद के पेड़ के पास भी गड्ढा खोदा था। विकास ने कुछ बेचैनी और घबराहट के साथ कहा। श्री मित्र, शायद यह सिर्फ एक संयोग है। जंगल में स्थानीय लोग अक्सर खुदाई करते रहते हैं, कई कारणों से। फेलूदा ने उसकी ओर एक तीखी भेदती हुई नजर से देखा। विकास बाबू, उन्होंने ठंडे स्वर में कहा, संयोग इतने सटीक और सुनियोजित नहीं होते। लॉज वापस लौटते समय मेरे दिमाग में अनगिनत सवाल तूफान की तरह घूम रहे थे। वह खाली गड्ढा, वह लाल कपड़े का टुकड़ा, और विकास का यह अजीब संदिग्ध व्यवहार, सब कुछ एक बहुत गहरे और जटिल रहस्य की ओर इशारा कर रहा था। रात को फेलूदा ने अपनी नोटबुक में कुछ और विस्तृत नोट्स लिखे। मैंने देखा कि उन्होंने विकास और शशांक बोस दोनों के नामों के आगे कुछ विशेष निशान और सवालिया चिन्ह बनाए थे। फेलूदा, मैंने सावधानी से पूछा, क्या आपको लगता है कि विकास कुछ बहुत महत्वपूर्ण छिपा रहा है? फेलूदा ने एक रहस्यमय मुस्कान के साथ कहा, टोप से, हर रहस्य में कोई न कोई कुछ जरूर छिपाता है। असली सवाल यह है कि वह क्या छिपा रहा है, और सबसे महत्वपूर्ण, क्यों? उस रात जब मैं अपने कमरे में लेटा था, तो फिर से एक धुंधली छाया मेरी खिड़की के ठीक पास से गुजरी। इस बार मैंने अपनी सारी हिम्मत जुटाई और तुरंत खिड़की खोल दी। बाहर कुछ भी नजर नहीं आया, लेकिन जमीन पर एक छोटा सा कागज का टुकड़ा पड़ा था। मैंने झुककर उसे उठाया और कांपते हाथों से पढ़ा। उस पर लिखा था, रुक जाओ वरना अंजाम बुरा होगा। मेरे हाथ अनियंत्रित रूप से कांपने लगे। मैं बिना एक पल गंवाए तुरंत फेलूदा के पास गया और उन्हें वह कागज दिखाया। उनकी आंखें सिकुड़ गईं। उनके चेहरे पर गंभीरता और भी गहरी हो गई। टोप से, उन्होंने धीरे से लेकिन दृढ़ता से कहा, यह रहस्य अब सिर्फ एक पहेली का नहीं रहा। यहां कोई है हमारे बीच ही, जो हमें डराना और रोकना चाहता है, और मुझे लगता है कि हम बिल्कुल सही रास्ते पर हैं। जंगल से एक और भयानक दहाड़ गूंजी, लेकिन इस बार मुझे डर बाघ से नहीं, बल्कि उस अनजान और खतरनाक दुश्मन से लग रहा था जो हमारी हर हरकत पर, हर कदम पर पैनी नजर रखे हुए था। सुबह की हल्की और नम धुंध ने पूरे जंगल को एक रहस्यमय और अलौकिक चादर में लपेट दिया था। मैं रात की उस धमकी भरे कागज की बात से अभी तक सहमा हुआ था। रुक जाओ वरना अंजाम बुरा होगा। यह शब्द मेरे दिमाग में लगातार बार बार गूंज रहे थे। मैं ड्राइंग रूम में पहुंचा, जहां फेलूदा उस धमकी भरे कागज को बेहद ध्यान और सूक्ष्मता से देख रहे थे। उनके चेहरे पर एक गहरी एकाग्रता थी, लेकिन उनकी आंखों में वह परिचित चमक भी थी। वह चमक जो तब दिखाई देती है जब वे किसी रहस्य के बिल्कुल करीब पहुंच रहे होते हैं। लालमोहन बाबू एक कुर्सी पर बैठे थे। उनके चेहरे पर घबराहट और बेचैनी साफ साफ दिख रही थी। प्रदोष बाबू, उन्होंने धीरे से लेकिन कांपती आवाज में कहा, यह धमकी, यह तो बिल्कुल मेरी किताबों जैसी है, लेकिन असली जिंदगी में यह बेहद डरावना और खतरनाक है। क्या हमें अब रुक जाना चाहिए? फेलूदा ने कागज से नजरें उठाए बिना दृढ़ता से जवाब दिया, लालमोहन बाबू, अगर हम हर धमकी से डरकर रुक जाएं, तो कोई भी रहस्य कभी सुलझेगा नहीं। यह कागज हमें सिर्फ डराने की एक कोशिश है।
लेकिन यह एक महत्वपूर्ण सुराग भी है। इसे लिखने वाला कोई ऐसा व्यक्ति है जो बिल्कुल नहीं चाहता कि हम इस पहेली को सुलझाएं। मैंने उस कागज को फिर से ध्यान से देखा। यह एक साधारण सा कागज था, लेकिन उसकी स्याही में एक अजीब सी विशिष्ट गंध थी, जैसे पुरानी, सदियों पुरानी किताबों की महक। फेलूदा ने मेरी जिज्ञासा भरी नजरों को तुरंत भांप लिया। टोप से उन्होंने कहा, यह स्याही पुरानी है, शायद किसी पुराने फाउंटेन पेन की। इस लॉज में ऐसा पेन कौन इस्तेमाल करता है, यही हमें पता लगाना होगा। तभी महितोष बाबू कमरे में दाखिल हुए। उनकी निगाहें तुरंत उस कागज पर टिक गईं। श्री मित्र, यह क्या है? उन्होंने चिंतित और घबराए हुए स्वर में पूछा। फेलूदा ने कागज उन्हें दिखाया और गंभीरता से कहा, महितोष बाबू, यह धमकी भरा कागज रात को टोपसे के कमरे के ठीक बाहर मिला था। क्या आपको कोई अंदाजा है कि इसे किसने लिखा हो सकता है? महितोष बाबू ने कागज को बेहद ध्यान से देखा, फिर धीरे धीरे सिर हिलाया। नहीं श्री मित्र, लेकिन यह वाकई बेहद चिंताजनक है। क्या आपको लगता है कि मेरे इस लॉज में कोई ऐसा व्यक्ति है जो इस रहस्य को छिपाना चाहता है? यह न सिर्फ संभव है बल्कि लगभग निश्चित है, फेलूदा ने जवाब दिया। लेकिन हमें और ठोस सबूत चाहिए। क्या आप हमें अपने लॉज के सभी लोगों की एक पूरी सूची दे सकते हैं, नौकरों से लेकर मेहमानों तक? महितोष बाबू ने सहमति जताई और एक कागज पर सावधानी से कुछ नाम लिखे। शशांक बोस, पुरातत्ववेत्ता, विकास, मेरा चचेरा भाई रामलाल, मुख्य नौकर, और 2 अन्य नौकर, कालीचरण और मंगल। फेलूदा ने उस सूची को बेहद ध्यान से देखा। महितोष बाबू, क्या इनमें से कोई पुराना फाउंटेन पेन इस्तेमाल करता है? महितोष बाबू ने कुछ देर सोचते हुए कहा, मुझे ठीक से नहीं पता, लेकिन हाँ, शशांक बाबू को पुरानी और दुर्लभ चीजों का बहुत शौक है। शायद उनके पास ऐसा कोई पेन हो। नाश्ते के बाद फेलूदा ने हमें शशांक बोस से मिलने चलने को कहा। हम तीनों उनके कमरे में गए, जहां वे एक पुरानी धूल भरी किताब में तल्लीन थे। उनकी मेज पर कई पुरानी और विचित्र चीजें बिखरी हुई थीं। एक पुराना टाइपराइटर, कुछ प्राचीन सिक्के और हाँ, एक बेहद पुराना फाउंटेन पेन। फेलूदा ने उस पेन को ध्यान से देखा। शशांक बाबू, यह पेन काफी पुराना और दुर्लभ लगता है। क्या आप इसे नियमित रूप से इस्तेमाल करते हैं? शशांक बोस ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, हाँ श्री मित्र, मुझे पुरानी चीजें इकट्ठा करने का गहरा शौक है। यह पेन मेरे दादा का था, लेकिन मैं इसे ज्यादा इस्तेमाल नहीं करता, शशांक बाबू ने आगे कहा। फेलूदा ने धीरे से सिर हिलाया, लेकिन उनकी आंखों में एक गहरा, परखता हुआ सवाल था। शशांक बाबू, उन्होंने सीधे और स्पष्ट स्वर में पूछा, क्या आप रात को कहीं गए थे, खासकर जंगल की ओर? शशांक बोस का चेहरा एकदम से गंभीर हो गया। उनकी मुस्कान गायब हो गई। नहीं श्री मित्र, उन्होंने थोड़ी कठोरता से जवाब दिया। मैं रात को अपने कमरे में ही था, पूरी रात। लालमोहन बाबू ने मेरे कान के पास झुककर फुसफुसाते हुए कहा, टोपसे बाबू, मुझे यह शशांक बाबू कुछ संदिग्ध लगते हैं, उनका जवाब देने का तरीका। फेलूदा ने हमें एक सख्त निगाह से चुप रहने का इशारा किया। फिर वे शशांक बाबू को धन्यवाद देकर वापस महितोष बाबू के पास गए। महितोष बाबू, उन्होंने दृढ़ता से कहा, हमें उस चांदनी नदी के किनारे फिर से जाना होगा। 7वां पत्थर भले ही खाली था, लेकिन मुझे पक्का यकीन है कि हम कुछ महत्वपूर्ण छोड़ आए हैं, कोई छोटा सा विवरण, कोई सुराग। दोपहर में हम फिर से चांदनी नदी की ओर निकल पड़े। इस बार रामलाल भी हमारे साथ था, क्योंकि महितोष बाबू ने बताया कि वह इस जंगल को अपनी हथेली की रेखाओं की तरह जानता है। रास्ते में फेलूदा ने रामलाल से बातचीत शुरू की। रामलाल, तुमने उस रात बरगद के पेड़ के पास जो छाया देखी थी, क्या वह कोई जानवर था या इंसान? रामलाल ने घबराहट में अपनी आवाज को संभालते हुए कहा, साहब, वह इंसान जैसा लगता था, लेकिन उसकी चाल, वह बहुत तेज थी, और उसकी आंखें, वे ऐसे चमक रही थीं जैसे बाघ की आंखें चमकती हैं। लालमोहन बाबू ने तुरंत डरकर कहा, प्रदोष बाबू, यह तो बिल्कुल भूत की बात लग रही है। फेलूदा ने हल्की हंसी के साथ कहा, लालमोहन बाबू, भूत वूत की बकवास छोड़िए। यह कोई इंसान है, हार्ड मांस का इंसान, जो जानबूझकर हमें डराने और रहस्य से दूर रखने की कोशिश कर रहा है। नदी के किनारे पहुंचकर फेलूदा ने 7वें पत्थर के आसपास फिर से बेहद सावधानी से जांच शुरू की।
मैंने ध्यान से देखा कि जमीन पर कुछ ताजा निशान थे, जैसे किसी ने वहां हाल ही में, शायद कल ही, खोदाई की हो। फेलुदा ने अपनी जेब से एक छोटा सा लेकिन मजबूत फावड़ा निकाला और सावधानीपूर्वक खोदना शुरू किया। कुछ ही मिनटों की मेहनत के बाद हमें एक और छोटा सा लोहे का डिब्बा मिला। यह पहले वाले डिब्बे से आकार में छोटा था, लेकिन इसका ताला और भी जटिल और पुराना दिख रहा था। यह क्या है फेलुदा? मैंने उत्सुकता से पूछा। यह दूसरा सुराग है, टोप से, फेलुदा ने गंभीरता से कहा। लेकिन इसे यहां खुले में खोलना सुरक्षित नहीं होगा। हमें इसे लॉज ले जाना होगा। हम सावधानी से लॉज वापस लौट आए। फेलुदा ने उस डिब्बे को अपने कमरे की मेज पर रखा और उसका ताला खोलने की कोशिश शुरू की। इस बार ताला पहले से कहीं ज्यादा मुश्किल था और फेलुदा को काफी लंबे समय तक धैर्यपूर्वक मेहनत करनी पड़ी। आखिरकार एक हल्की क्लिक की आवाज के साथ ताला खुल गया। अंदर हमें एक पुराना जर्जर चमड़े का बटुआ मिला। बटुए में कुछ प्राचीन धातु के सिक्के थे और एक छोटा सा कागज जिस पर लिखा था, अंतिम चरण पास है, पर सावधान, सच्चाई जानलेवा हो सकती है। लालमोहन बाबू ने कांपते हुए भयभीत स्वर में कहा, प्रदोष बाबू, यह तो और भी खतरनाक होता जा रहा है। अब हमें क्या करना चाहिए? फेलुदा ने बेहद गंभीर स्वर में कहा। लालमोहन बाबू, यह कागज और वह पहली धमकी दोनों एक ही व्यक्ति ने लिखे हैं। देखिए, स्याही बिल्कुल एक जैसी है। अब हमें यह पता लगाना है कि यह रहस्यमय व्यक्ति आखिर कौन है। रात के खाने के दौरान मैंने बड़े ध्यान से देखा कि विकास और भी बेचैन और परेशान लग रहा था। उसने बार बार अपनी जेब में हाथ डाला, जैसे कुछ ढूंढ रहा हो या कुछ गुम हो गया हो। शशांक बोस पूरी तरह से चुप थे, लेकिन उनकी निगाहें बार बार उस नए डिब्बे की ओर जा रही थीं। महितोष बाबू ने खाने के बाद हमें बताया कि जंगल में फिर से बाघ की भयानक दहाड़ सुनी गई है और स्थानीय लोग बहुत ज्यादा डरे हुए हैं। खाने के बाद फेलुदा ने मुझे और लालमोहन बाबू को अपने कमरे में बुलाया। टोप से उन्होंने धीमी लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, मुझे लगता है कि विकास और शशांक बोस में से कोई एक या शायद दोनों इस पूरे रहस्य में गहराई से शामिल हैं। विकास का व्यवहार बेहद संदिग्ध है और शशांक बोस का वह पुराना फाउंटेन पेन। हमें और पक्के सबूत चाहिए। उस रात मैं अपने कमरे में लेटा हुआ था जब फिर से एक हल्की सी आहट सुनाई दी। इस बार मैंने अपनी सारी हिम्मत जुटाई और सावधानी से खिड़की की ओर गया। बाहर घने अंधेरे में एक छाया दिखाई दी। इस बार वह पहले से ज्यादा साफ थी, एक आदमी की आकृति जो तेजी से जंगल की ओर बढ़ रहा था। मैंने तुरंत फेलुदा को जगाया और उन्हें सब बताया। फेलुदा ने बिना एक पल गंवाए अपनी टॉर्च और चाकू उठा लिया। टोप से, चल, हमें उसका पीछा करना होगा, अभी, इसी वक्त। हम दोनों जंगल में उस रहस्यमय छाया के पीछे दौड़े, लेकिन वह घने अंधेरे में कहीं गायब हो चुकी थी। फेलुदा ने रुककर सांस लेते हुए कहा, टोप से, यह व्यक्ति बहुत चालाक और अनुभवी है, लेकिन वह अब हमसे ज्यादा दूर नहीं भाग सकता। जंगल से एक और भयावह दहाड़ गूंजी, लेकिन इस बार मेरा डर उस बाघ से नहीं, बल्कि उस अनजान छाया से ज्यादा था। मुझे पूरा यकीन था कि वह कोई ऐसा इंसान था जो इस रहस्य को हमेशा के लिए दफन कर देना चाहता था। सुबह का सूरज जंगल की घनी पत्तियों से छनकर लॉज के ड्राइंग रूम में एक हल्की सी कोमल सुनहरी रोशनी बिखेर रहा था, लेकिन मेरे मन में अभी भी रात की उस भागती छाया और उन धमकी भरे कागजों का गहरा साया मंडरा रहा था। मैं, तपेश रंजन मित्र यानी टोप से, फेलुदा के साथ इस जटिल रहस्य को सुलझाने में अब पूरी तरह से डूब चुका था। हर पल नई घटनाएं सामने आ रही थीं। ड्राइंग रूम में फेलुदा अपनी नोटबुक में कुछ विस्तृत नोट्स लिख रहे थे। उनकी भौहें गहराई से सिकुड़ी हुई थीं, जैसे वे किसी अत्यंत गहरे और जटिल विचार में पूरी तरह डूबे हों। लालमोहन बाबू, जो अब तक अपनी थ्रिलर लेखक की अतिस्क्रिय कल्पनाओं से जंगल को और भी डरावना बना चुके थे, एक कुर्सी पर बैठे थे। उनके हाथ में चाय का एक कप था, लेकिन उनकी बेचैन निगाहें बार बार दरवाजे और खिड़की की ओर जा रही थीं। प्रदोष बाबू, उन्होंने लगभग फुसफुसाते हुए कहा, यह धमकियां, ये तो मेरी किताबों से भी कहीं ज्यादा खतरनाक लग रही हैं। क्या हमें सचमुच आगे बढ़ना चाहिए? फेलुदा ने नोटबुक से नजरें उठाए बिना शांत लेकिन दृढ़ स्वर में जवाब दिया, लालमोहन बाबू, अगर हम हर धमकी से डरकर रुक जाएं, तो सच्चाई कभी सामने नहीं आएगी।
यह कागज हमें सिर्फ डराने की कोशिश है, लेकिन यह भी स्पष्ट रूप से बताता है कि हम बिल्कुल सही रास्ते पर हैं। मैंने उन धमकी भरे शब्दों को फिर से अपने दिमाग में दोहराया। रुक जाओ, वरना अंजाम बुरा होगा। और वह नया संदेश। अंतिम चरण पास है, पर सावधान, सच्चाई जानलेवा हो सकती है। ये शब्द मेरे मन में लगातार गूंज रहे थे। फेलुदा, मैंने सोच समझकर पूछा, क्या आपको लगता है कि यह धमकी और वह दूसरा कागज एक ही व्यक्ति ने लिखे हैं? फेलुदा ने एक रहस्यमय मुस्कान के साथ कहा, टोप से, तू बिल्कुल सही सवाल पूछ रहा है। स्याही बिल्कुल एक जैसी है, लिखावट में भी स्पष्ट समानता है, लेकिन हमें यह पता लगाना होगा कि यह व्यक्ति कौन है। मेरी संदिग्ध लोगों की सूची में अभी 3 नाम हैं, विकास, शशांक बोस और शायद रामलाल। तभी महितोष बाबू कमरे में दाखिल हुए। उनके चेहरे पर चिंता की रेखाएं और भी गहरी और स्पष्ट हो गई थीं। श्री मित्र, उन्होंने व्यग्रता से कहा, मैंने सुना कि आपको रात को एक और डिब्बा मिला। क्या उसमें कोई और महत्वपूर्ण सुराग था? फेलुदा ने वह चमड़े का बटुआ और उसमें मिला कागज महितोष बाबू को दिखाया। यह एक और पहेली है महितोष बाबू, लेकिन इससे पहले कि हम इसे पूरी तरह सुलझाएं, हमें यह जानना बेहद जरूरी है कि आपका कोई करीबी, कोई विश्वास पात्र इस रहस्य को छिपाने की इतनी जोरदार कोशिश क्यों कर रहा है। महितोष बाबू ने उस कागज को बेहद ध्यान से पढ़ा और धीरे से सिर हिलाया। यह मेरे दादा की लिखावट से बहुत मिलती जुलती है, लेकिन यह धमकियां, मुझे सचमुच नहीं पता कि यह कौन कर सकता है। विकास मेरा चचेरा भाई है, मेरा अपना खून, वह कभी ऐसा नहीं करेगा। और शशांक बाबू तो मेरे बचपन के पुराने और विश्वस्त दोस्त हैं। फेलुदा ने गंभीर और दृढ़ स्वर में कहा, महितोष बाबू, दोस्त और रिश्तेदार भी कभी कभी गहरे रहस्य छिपा सकते हैं। हमें सभी पर बराबर नजर रखनी होगी। नाश्ते के बाद फेलुदा ने हमें विकास से सीधी बात करने के लिए कहा। हम तीनों विकास के कमरे में गए, जहां वह कुछ कागजात बड़ी तल्लीनता से देख रहा था। उसका चेहरा तनावग्रस्त था, और जब उसने हमें अचानक देखा तो उसने जल्दी जल्दी उन कागजात को छिपाने की कोशिश की। श्री मित्र, उसने थोड़ी झिझक और असहजता के साथ कहा, आप यहां? कोई खास बात? फेलुदा ने बिल्कुल शांत लेकिन पैना स्वर में पूछा, विकास बाबू, आप रात को कहां थे, खासकर आधी रात के बाद? विकास का चेहरा एकदम से पीला पड़ गया। मैं अपने कमरे में ही था। क्यों, क्या हुआ? क्योंकि रात को किसी ने टोपसे के कमरे के बाहर एक धमकी भरा कागज छोड़ा था, फेलुदा ने स्पष्ट रूप से कहा। और बरगद के पेड़ के पास एक संदिग्ध छाया देखी गई। क्या आपको कोई अंदाजा है कि वह कौन हो सकता है? विकास ने गुस्से में थोड़ा बचाव करते हुए कहा, आप मुझ पर शक कर रहे हैं? मैं इस लॉज का हिस्सा हूं, महितोष मेरा भाई है, मैं ऐसा क्यों करूंगा? फेलुदा ने उसकी ओर गहरी भेदती नजर से देखा। विकास बाबू, मैं सिर्फ सवाल पूछ रहा हूं, लेकिन अगर आपको कुछ भी पता है तो अभी बता देना, आपके और सबके लिए बेहतर होगा। विकास ने कुछ नहीं कहा, उसने बस एक तीखी नजर हम पर डाली और तेजी से कमरे से बाहर चला गया। लालमोहन बाबू ने फुसफुसाते हुए कहा, प्रदोष बाबू, यह विकास निश्चित रूप से कुछ बहुत महत्वपूर्ण छिपा रहा है। उसकी आंखें, वे साफ साफ झूठ बोल रही थीं। फेलुदा ने सिर हिलाया। लालमोहन बाबू, आपकी थ्रिलर लेखक की नजरें सही दिशा में काम कर रही हैं, लेकिन हमें पक्के सबूत चाहिए। दोपहर में फेलुदा ने हमें रामलाल से विस्तार से बात करने के लिए बुलाया। रामलाल लॉज के पीछे के बगीचे में मेहनत से काम कर रहा था। उसका चेहरा सादा और भोला था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई और रहस्य छिपा था। रामलाल, फेलुदा ने धीरे से पूछा, तुमने उस रात बरगद के पेड़ के पास जो छाया देखी थी, क्या तुम्हें उसका चेहरा याद है? रामलाल ने सिर झुकाकर थोड़ी घबराहट में कहा, साहब, अंधेरा बहुत था। मैंने सिर्फ एक आदमी की धुंधली शक्ल देखी। वह बहुत तेजी से जंगल की ओर गया, लेकिन मुझे लगा कि वह लॉज का ही कोई अपना आदमी था। क्यों? फेलुदा ने तुरंत तीखेपन से पूछा। क्योंकि साहब, उसकी चाल, वह इस जंगल को बहुत अच्छी तरह जानता था। कोई बाहरी आदमी इतनी आसानी और तेजी से उस अंधेरे में वहां नहीं भाग सकता। फेलुदा ने रामलाल को धन्यवाद दिया और हमें वापस लॉज ले गए। टोप से, उन्होंने धीमी आवाज में कहा, रामलाल कुछ जानता है, लेकिन वह बहुत डरा हुआ है। हमें उस पर भी बारीकी से नजर रखनी होगी। शाम को
फेलूदा ने उस पुराने नक्शे को फिर से खोला और चांदनी नदी के आसपास की जगहों को बेहद ध्यान से देखा। पहेली में अंतिम चरण का जिक्र है, उन्होंने कहा। हमें नदी के किनारे और गहराई से जांच करनी होगी, लेकिन इस बार हमें रात में जाना होगा, क्योंकि चांद की छाया का मतलब रात की रोशनी ही हो सकता है। लालमोहन बाबू ने घबराहट में कहा, प्रदोष बाबू, रात को, और वह बाघ, यह तो बेहद खतरनाक है। फेलूदा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, लालमोहन बाबू, अगर आप डर रहे हैं तो आप लॉज में आराम से रह सकते हैं, लेकिन मुझे और टोपसे को जाना होगा। रात के 10 बजे मैं और फेलूदा चांदनी नदी की ओर निकल पड़े। फेलूदा ने अपनी मजबूत टॉर्च, चाकू और कंपास साथ रखा था। जंगल का अंधेरा इतना घना और गहरा था कि टॉर्च की तेज रोशनी भी ज्यादा दूर तक नहीं जा पा रही थी। हम आखिरकार नदी के किनारे पहुंचे, जहां चांद की मध्यम चांदी जैसी रोशनी पानी की लहरों पर अद्भुत तरीके से चमक रही थी। फेलूदा ने 7वें पत्थर के आसपास फिर से बेहद सावधानी से जांच शुरू की। उनकी आंखें हर छोटे से छोटे विवरण को पकड़ रही थीं। तभी हमें एक हल्की सी लेकिन स्पष्ट आहट सुनाई दी। यह आवाज पास की घनी झाड़ियों से आ रही थी। फेलूदा ने तुरंत मुझे रुकने का सख्त इशारा किया और अपनी टॉर्च की तेज रोशनी सीधे झाड़ियों की ओर फेंकी। वहां एक आदमी था जो घबराहट में जल्दी जल्दी भागने की कोशिश कर रहा था। फेलूदा ने बिजली की तेजी से उसका पीछा किया और मैं पूरी ताकत से उनके पीछे दौड़ा। कुछ ही पलों में फेलूदा की चुस्ती और अनुभव के कारण उन्होंने उस आदमी को पकड़ लिया। जब टॉर्च की रोशनी उसके चेहरे पर सीधे पड़ी तो मैं एकदम चौंक गया। यह विकास था, महितोष बाबू का चचेरा भाई। विकास बाबू, यहां इस समय क्या कर रहे हैं? फेलूदा ने बेहद सख्त और पूछताछ करने वाले स्वर में पूछा। विकास की सांसें तेज तेज चल रही थीं। उसका चेहरा पसीने से भीग गया था। मैं बस जंगल में टहल रहा था, उसने हकलाते हुए कहा। आधी रात को, फेलूदा ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, और वह बैग जो आपके कंधे पर लटक रहा है, वह क्या है? विकास ने घबराहट में बैग को अपने पीछे छिपाने की कोशिश की, लेकिन फेलूदा ने तेजी से उसे छीन लिया। बैग के अंदर एक छोटा सा लेकिन मजबूत फावड़ा था और कुछ पुराने पीले पड़ चुके कागजात। फेलूदा ने उन कागजों को ध्यान से देखा। उनकी आंखों में एक तीव्र चमक आई। यह महितोष बाबू के परिवार के निजी दस्तावेज हैं, उन्होंने कड़क स्वर में कहा। आप इन्हें चुरा क्यों रहे थे? विकास ने गुस्से और बचाव में कहा। आप गलत समझ रहे हैं श्रीमित्र। मैं यह जानना चाहता था कि महितोष क्या छिपा रहा है। तभी जंगल की गहराइयों से एक जोरदार कानफाड़ू दहाड़ गूंजी। विकास का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। फेलूदा ने पूरी शांति और संयम के साथ कहा, विकास बाबू, आप हमारे साथ लॉज चलिए, हम वहां जाकर विस्तार से बात करेंगे। हम तीनों सावधानी से लॉज वापस लौटे। फेलूदा ने विकास को सीधे महितोष बाबू के सामने पेश किया और वह बैग तथा उसमें मिले कागजात दिखाए। महितोष बाबू गुस्से से लाल हो गए। उनकी आंखों में विश्वासघात का दर्द था। विकास, तूने यह क्यों किया? उन्होंने कड़वाहट के साथ पूछा। विकास ने शर्म और हताशा से सिर झुकाकर कहा, महितोष, मुझे लगा कि तू कुछ बहुत महत्वपूर्ण छिपा रहा है। हमारे परिवार की संपत्ति में मुझे भी उसका उचित हिस्सा चाहिए था। फेलूदा ने तीखी निगाहों से विकास को देखते हुए पूछा, विकास बाबू, क्या आपने वह धमकी भरा कागज लिखा था, वह जो टोपसे के कमरे के बाहर छोड़ा गया था? विकास ने तुरंत इनकार किया। नहीं नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। लेकिन उसकी कांपती आंखें कुछ और ही कहानी बयान कर रही थीं। उस रात जब मैं अपने कमरे में लेटा था तो मुझे फिर से एक हल्की सी आहट सुनाई दी। इस बार मैं खिड़की नहीं खोली, लेकिन मेरे दिमाग में एक बड़ा सवाल घूम रहा था। अगर विकास वह धमकी नहीं दे रहा था तो फिर वह कौन था? सुबह की ठंडी और ताजा हवा जंगल की सघनता को और भी गहरा कर रही थी। रात की वे घटनाएं, विकास का पकड़ा जाना, उसके बैग में मिले दस्तावेज और उसकी आधी अधूरी सफाई, सब कुछ मेरे दिमाग में एक भयानक तूफान की तरह घूम रहा था। मैं तपेश रंजन मित्र यानी टोप से इस रहस्य के जाल में इतना उलझ चुका था कि अब हर छोटी आहट मुझे चौंका देती थी। ड्राइंग रूम में फेलूदा अपनी नोटबुक में कुछ महत्वपूर्ण नोट्स लिख रहे थे।
उनकी आंखों में वही परिचित चमक थी जो तब दिखाई देती है जब वे सच्चाई के बिल्कुल करीब पहुंच रहे होते हैं। लालमोहन बाबू एक कुर्सी पर बैठे थे। उनके चेहरे पर डर और उत्साह का अजीब मिश्रण था। प्रदोष बाबू, उन्होंने धीरे से कहा, यह मंगलू तो पकड़ा गया, लेकिन वह अनजान आदमी, वह कौन हो सकता है? और यह खजाना, क्या यह सचमुच इतना खतरनाक है? फेलुदा ने नोटबुक बंद की। लालमोहन बाबू, हर खजाने की अपनी कीमत होती है। मंगलू ने जो कहा वह सच हो सकता है। कोई ऐसा व्यक्ति है जो बिल्कुल नहीं चाहता कि हम इस रहस्य को सुलझाएं, और मुझे लगता है कि वह इस लॉज के बेहद करीब है। मैंने उस धमकी भरे कागज को फिर से याद किया। रुक जाओ, वरना अंजाम बुरा होगा। और उस दूसरी पहेली की भयावह पंक्तियां, अंतिम चरण पास है, पर सावधान, सच्चाई जानलेवा हो सकती है। फेलुदा, मैंने सोच समझकर पूछा, क्या आपको लगता है कि यह अनजान व्यक्ति विकास या शशांक बाबू हो सकता है? फेलुदा ने विचारशील मुस्कान के साथ कहा, टोप से, तू बिल्कुल सही दिशा में सोच रहा है, लेकिन हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। विकास कुछ छिपा रहा है, और शशांक बाबू का वह पन्ना, दोनों पर बारीकी से नजर रखनी होगी। लेकिन मुझे लगता है कि इस रहस्य का असली चेहरा अभी सामने नहीं आया है। तभी महितोष बाबू तेजी से कमरे में दाखिल हुए। उनका चेहरा तनावग्रस्त था। श्री मित्र, उन्होंने कहा, मंगलू ने मुझसे बात की। वह बहुत डरा हुआ है। उसने कहा कि जिसने उसे पैसे दिए वह उसकी जान भी ले सकता है। फेलुदा ने गंभीरता से कहा, महितोष बाबू, मंगलू को सुरक्षित रखना होगा, लेकिन हमें यह भी पता लगाना है कि वह व्यक्ति कौन है। क्या मंगलू ने उसकी कोई पहचान बताई? महितोष बाबू ने सिर हिलाया। वह बार बार यही कहता है कि उसे सिर्फ पैसे मिले, और वह उसका चेहरा स्पष्ट रूप से नहीं देख सका। लेकिन उसने कहा कि उस व्यक्ति की आवाज भारी थी, और वह लॉज में रात को आता जाता था। फेलुदा ने अपनी नोटबुक में कुछ और लिखा। हमें लॉज के सभी लोगों पर फिर से नजर डालनी होगी और उस पहेली के अंतिम चरण को समझना होगा। नाश्ते के बाद फेलुदा ने हमें रामलाल से फिर से बात करने को कहा। हम लॉज के पीछे बगीचे में गए, जहां रामलाल कुछ पौधों की सावधानी से देखभाल कर रहा था। रामलाल, फेलुदा ने ध्यान से पूछा, तुमने मंगलू को पहले कभी लॉज में किसी अजनबी के साथ देखा था? रामलाल ने सिर झुकाकर थोड़ी झिझक के साथ कहा, साहब, मंगलू अक्सर जंगल से सामान लाता था, लेकिन कुछ दिन पहले मैंने उसे लॉज के ठीक पीछे एक आदमी के साथ बात करते हुए देखा था। वह आदमी अंधेरे में खड़ा था, इसलिए मैं उसका चेहरा स्पष्ट रूप से नहीं देख सका। क्या उसकी आवाज भारी थी? फेलुदा ने तुरंत सतर्कता से पूछा। रामलाल ने कुछ देर सोचते हुए कहा, हाँ साहब, वह बहुत गहरी आवाज में बात कर रहा था, जैसे जानबूझकर आवाज बदल रहा हो। लालमोहन बाबू ने मेरे पास आकर फुसफुसाते हुए कहा, टोप से बाबू, यह तो रहस्य और भी गहरा होता जा रहा है। यह गहरी आवाज वाला आदमी कौन हो सकता है? फेलुदा ने रामलाल को धन्यवाद दिया और हमें वापस लॉज की ओर ले गए। टोप से, उन्होंने गंभीरता से कहा, हमें उस चांदी के लॉकेट और पन्ने पर और ध्यान देना होगा। वे ही इस पूरे रहस्य की कुंजी हो सकते हैं। दोपहर में फेलुदा ने वह चांदी का लॉकेट निकाला और उसे बेहद बारीकी से देखा। उस पर बना निशान एक प्राचीन प्रतीक जैसा दिख रहा था। यह निशान मुझे कुछ जाना पहचाना लगता है, उन्होंने कहा। शायद यह महितोष बाबू के परिवार की कोई पुरानी मोहर है। हम महितोष बाबू के पास गए और वह लॉकेट दिखाया। उन्होंने इसे देखकर अतीत में खोते हुए कहा, यह यह मेरे दादा की मोहर जैसा है। उनके पास एक बिल्कुल ऐसा ही लॉकेट था जो वे हमेशा अपने पास रखते थे। लेकिन यह खजाने से कैसे जुड़ा है? फेलुदा ने विचारपूर्वक कहा, महितोष बाबू, यह लॉकेट शायद उस अंतिम चरण की ओर सीधा इशारा करता है। हमें चांदनी नदी के किनारे फिर से जाना होगा। शाम को फेलुदा ने हमें रात में नदी के किनारे जाने की विस्तृत योजना बताई। हम चांद की रोशनी में उस सातवें पत्थर को फिर से देखेंगे, उन्होंने कहा, और इस बार हमें बेहद सावधान रहना होगा, क्योंकि वह अनजान व्यक्ति निश्चित रूप से हम पर नजर रख रहा है। लालमोहन बाबू ने घबराकर कहा, प्रदोष बाबू, फिर से रात में, और वह गहरी आवाज वाला आदमी, यह तो मेरी किताबों से भी ज्यादा डरावना है। रात के 11 बजे मैं और फेलुदा चांदनी नदी की ओर निकल पड़े। इस बार शशांक बोस भी हमारे साथ थे, क्योंकि फेलुदा ने कहा था कि उनकी पुरातत्व की जानकारी काम आ सकती है।
जंगल का घना अंधेरा हमें चारों ओर से घेरे हुए था और चांद की मध्यम रोशनी नदी के पानी पर एक रहस्यमय चमक बिखेर रही थी। हम 7वें पत्थर के पास पहुंचे। फेलुदा ने सावधानी से जांच शुरू की। शशांक बोस ने पत्थर के आसपास की जमीन को ध्यान से देखा और कहा, श्री मित्र, यहां कुछ पुराने निशान हैं। शायद यहां पहले भी किसी ने खुदाई की है। फेलुदा ने अपनी टॉर्च की तेज रोशनी जमीन पर डाली। वहां एक छोटा सा गड्ढा था जो आधा ढका हुआ था। उन्होंने एक छोटा फावड़ा निकाला और सावधानी पूर्वक खोदना शुरू किया। कुछ ही मिनटों में हमें एक और चांदी का डिब्बा मिला। यह पिछले सभी डिब्बों से बड़ा था और उसका ताला कहीं अधिक जटिल और पुराना दिख रहा था। यह क्या है फेलुदा? मैंने उत्सुकता से पूछा। यह अंतिम चरण हो सकता है, फेलुदा ने गंभीरता से कहा, लेकिन इसे यहां इस अंधेरे में खोलना सुरक्षित नहीं होगा। हमें इसे लॉज ले जाना होगा। तभी पास की झाड़ियों में एक तेज आहट हुई। फेलुदा ने बिजली की तेजी से अपनी टॉर्च की रोशनी उस दिशा में फेंकी। वहां एक आदमी था जो तेजी से भागने की कोशिश कर रहा था। फेलुदा ने तुरंत उसका पीछा किया और मैं तथा शशांक बोस उनके पीछे पीछे दौड़े। लेकिन इस बार वह आदमी जंगल की घनी गहराई में पूरी तरह गायब हो गया। वह फिर बच निकला, फेलुदा ने सांस लेते हुए कहा, लेकिन उसकी आवाज, वह भारी थी। शशांक बोस ने चिंता से कहा, श्री मित्र, यह निश्चित रूप से वही व्यक्ति हो सकता है जिसने मंगलू को पैसे दिए थे। हम सावधानी से लॉज वापस लौट आए। फेलुदा ने उस बड़े डिब्बे को मेज पर रखा और उसका ताला खोलने की कोशिश शुरू की। इस बार ताला और भी मुश्किल था और फेलुदा को काफी लंबे समय तक धैर्यपूर्वक मेहनत करनी पड़ी। आखिरकार एक हल्की क्लिक की आवाज के साथ ताला खुल गया। अंदर हमें एक पुराना मोटा चमड़े का थैला मिला। थैले में कुछ पुराने पीले पड़ चुके दस्तावेज थे और एक और पन्ना जो पिछले वाले से कहीं बड़ा और चमकदार था। फेलुदा ने उन दस्तावेजों को बेहद सावधानी से खोला और पढ़ा। यह महितोष बाबू के परिवार की संपत्ति के कागजात हैं, उन्होंने कहा, लेकिन इनमें कुछ ऐसा है जो उनके परिवार की पूरी विरासत को बदल सकता है। लाल मोहन बाबू ने उत्साह में कहा, प्रदोष बाबू, यह तो असली खजाना है, लेकिन वह गहरी आवाज वाला आदमी, वह अब क्या करेगा? फेलुदा ने बेहद गंभीर स्वर में कहा, लाल मोहन बाबू, वह व्यक्ति अब और भी बेचैन और खतरनाक होगा। हमें बहुत सावधान रहना होगा। उस रात जब मैं अपने कमरे में लेटा था तो फिर से एक हल्की सी आहट सुनाई दी। इस बार मैंने सतर्कता से खिड़की की ओर देखा। बाहर घने अंधेरे में एक छाया थी और इस बार वह सीधे मेरी ओर देख रही थी। मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ गए। मैंने बिना एक पल घुमाए फेलुदा को जगाया। फेलुदा, मैंने डर और उत्तेजना में फुसफुसाते हुए कहा। वह छाया फिर से दिखी। फेलुदा ने तुरंत अपनी टॉर्च और चाकू उठाया और बाहर गए, लेकिन इस बार भी छाया रहस्यमय तरीके से गायब हो चुकी थी। फेलुदा ने दृढ़ता से कहा, टोप से, यह खेल अब जल्द ही खत्म होने वाला है। वह व्यक्ति चाहे जितना छिपे, हम उसे जरूर ढूंढ लेंगे। जंगल से एक और भयानक दहाड़ गूंजी, लेकिन इस बार मेरा डर उस छाया से कहीं ज्यादा था। मैं जानता था कि सच्चाई अब बहुत जल्द सामने आने वाली थी। सुबह की हल्की धुंध जंगल को एक रहस्यमय चादर में लपेटे हुए थी, लेकिन मेरे मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। मंगलू का कबूलनामा, वह चांदी का डिब्बा और उन दस्तावेजों का रहस्य, सब कुछ एक जटिल पहेली की तरह मेरे दिमाग में घूम रहा था। मैं, तपेश रंजन मित्र यानी टोप से, अब इस रहस्य के इतने करीब था कि हर छोटी आहट मुझे चौंका देती थी। ड्राइंग रूम में फेलुदा अपनी नोटबुक में कुछ विस्तृत नोट्स लिख रहे थे। उनकी आंखों में वह परिचित चमक थी जो तब दिखाई देती है जब वे किसी गहरे रहस्य को सुलझाने की बिल्कुल कगार पर होते हैं। लाल मोहन बाबू एक कुर्सी पर बैठे थे। उनके हाथ में नींबू पानी का एक गिलास था, लेकिन उनकी बेचैन निगाहें बार बार दरवाजे की ओर जा रही थीं। प्रदोष बाबू, उन्होंने धीमे स्वर में फुसफुसाते हुए कहा, यह अनजान आदमी, वह गहरी आवाज वाला शख्स, क्या वह अब भी हमें देख रहा है? मुझे तो अब हर छाया डरावनी लगती है। फेलुदा ने नोटबुक बंद की और शांत स्वर में कहा, लालमोहन बाबू, डरने से काम नहीं चलेगा। वह अनजान व्यक्ति अब और ज्यादा नहीं छिप सकता। हमें बस उसकी एक गलती का इंतजार करना है और मुझे पूरा यकीन है कि वह गलती बहुत जल्द होगी।
मैंने उन दस्तावेजों को याद किया जो हमें पिछले डिब्बे में मिले थे। वे महितोष बाबू के परिवार की संपत्ति से जुड़े थे, लेकिन उनमें कुछ ऐसा था जो उनकी पूरी विरासत को बदल सकता था। फेलुदा, मैंने सोच समझ कर पूछा, क्या आपको लगता है कि यह खजाना सिर्फ दस्तावेज और पन्ने हैं या कुछ और भी है? फेलुदा ने विचारपूर्ण मुस्कान के साथ कहा, टोप से, खजाना हमेशा सोने चांदी का नहीं होता। यह दस्तावेज शायद महितोष बाबू के परिवार की पुरानी जमीनों या अधिकारों से जुड़े हैं, लेकिन वह अनजान व्यक्ति इसे क्यों छिपाना चाहता है, यही हमें पता लगाना होगा। तभी महितोष बाबू तेजी से कमरे में दाखिल हुए। उनका चेहरा चिंता से भरा हुआ था। श्री मित्र, उन्होंने कहा, मैंने उन दस्तावेजों को विस्तार से देखा। वे मेरे दादा के समय की जमीन के कागजात हैं, लेकिन उनमें एक हिस्सा ऐसा है जो बताता है कि इस जंगल में एक गुप्त खदान थी। क्या क्या यह खजाना वही है? फेलुदा की आंखें सिकुड़ गईं। खदान? उन्होंने ध्यान से दोहराया। महितोष बाबू, यह बहुत दिलचस्प है। क्या आपके दादा ने कभी इस खदान का जिक्र किया था? महितोष बाबू ने सिर हिलाया। नहीं, सीधे तौर पर तो नहीं, लेकिन परिवार में एक पुरानी कहानी थी कि मेरे दादा ने कुछ बेहद कीमती चीजें जंगल में छिपाई थीं। शायद यह खदान ही वह असली खजाना है। फेलुदा ने अपनी नोटबुक में कुछ और लिखा। हमें उस पहेली के अंतिम चरण को समझना होगा। चांदनी नदी और सातवां पत्थर हमें सही दिशा दिखा रहे हैं, लेकिन हमें यह भी पता लगाना है कि वह गहरी आवाज वाला व्यक्ति आखिर कौन है। नाश्ते के बाद फेलुदा ने हमें शशांक बोस और विकास से फिर से बात करने को कहा। हम पहले विकास के कमरे में गए। वह अपने कागजात देख रहा था, लेकिन उसका चेहरा अब और भी तनावग्रस्त लग रहा था। विकास बाबू, फेलुदा ने सीधे पूछा, आपने हमें बताया कि आप महितोष बाबू से कुछ छिपा रहे थे। क्या आप उस खदान के बारे में जानते थे? विकास ने चौंक कर फेलुदा की ओर देखा। खदान? मुझे मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। मैं सिर्फ ये जानना चाहता था कि महितोष मेरे हिस्से की संपत्ति क्यों छिपा रहा है। फेलुदा ने उसकी आंखों में गहराई से देखा। विकास बाबू, अगर आप पूरी सच्चाई नहीं बोल रहे तो यह आपके लिए बहुत मुश्किल हो सकता है। विकास ने गुस्से में कहा, श्री मित्र, आप मुझे बार बार संदेह के घेरे में क्यों ला रहे हैं? फेलुदा ने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में जवाब दिया, क्योंकि आप रात को जंगल में थे और आपके बैग में वे दस्तावेज थे। अगर आप सच बता देंगे तो शायद हम आपकी मदद कर सकें। विकास चुप हो गया। हम कमरे से बाहर निकल आए। लालमोहन बाबू ने फुसफुसाते हुए कहा, टोप से बाबू, यह विकास निश्चित रूप से कुछ तो छिपा रहा है, लेकिन वह गहरी आवाज वाला आदमी, क्या वह विकास हो सकता है? मुझे नहीं पता, मैंने कहा, लेकिन फेलुदा को सब पता चल जाएगा। हम शशांक बोस के कमरे में गए। वे अपनी पुरानी किताबों में तल्लीन थे। फेलुदा ने वह चांदी का लॉकेट और पन्ना उनके सामने रखा। शशांक बाबू, उन्होंने कहा, आपने कहा था कि यह पन्ना आपको जंगल में मिला था, लेकिन क्या आप उस खदान के बारे में भी जानते थे? शशांक बोस का चेहरा सख्त हो गया। श्री मित्र, मैंने आपको पहले ही सब कुछ बता दिया है। हाँ, मुझे खदान के बारे में थोड़ा बहुत पता था, लेकिन मैंने इसे महितोष से इसलिए छिपाया क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि यह उनके परिवार में और विवाद पैदा करे। फेलुदा ने उनकी ओर गहरी परखती नजर से देखा। शशांक बाबू, अगर आप कुछ और छिपा रहे हैं तो अब बताने का सही समय है। शशांक बोस ने धीरे से सिर हिलाया। मैं और कुछ नहीं जानता श्री मित्र, लेकिन अगर आप चाहते हैं तो मैं उस खदान की जगह ढूंढने में आपकी पूरी मदद कर सकता हूं। शाम को फेलुदा ने हमें चांदनी नदी के किनारे फिर से जाने की विस्तृत योजना बताई। हम रात में जाएंगे, उन्होंने दृढ़ता से कहा। पहेली में चांद की छाया का साफ जिक्र है और मुझे पूरा यकीन है कि वह खदान नदी के बिल्कुल पास ही कहीं छिपी है। लालमोहन बाबू ने घबराकर कहा, प्रदोष बाबू, फिर से रात में? और वह बाघ? यह तो बेहद खतरनाक है। फेलुदा ने हल्की हंसी के साथ कहा, लालमोहन बाबू, अगर आप डर रहे हैं तो लॉज में आराम से रह सकते हैं, लेकिन मुझे और टोपसे को यह रहस्य सुलझाना है। रात के 11 बजे
मैं, फेलूदा और शशांक बोस चांदनी नदी की ओर निकल पड़े। महितोष बाबू ने कहा कि वे लॉज में रहकर मंगलू पर सतर्क नजर रखेंगे। जंगल का घना अंधेरा हमें चारों ओर से घेरे हुए था और चांद की शांत रोशनी नदी के पानी पर एक रहस्यमय चमक बिखेर रही थी। हम 7वें पत्थर के पास पहुंचे। फेलूदा ने सावधानी पूर्वक जांच शुरू की। शशांक बोस ने नदी के किनारे की जमीन को ध्यान से देखा और कहा, श्री मित्र, यहां कुछ बहुत पुराने निशान हैं। शायद यह खदान का प्रवेश द्वार है। फेलूदा ने अपनी टॉर्च की तेज रोशनी जमीन पर डाली। वहां एक बड़ा भारी पत्थर था जो आधा ढका हुआ था। फेलूदा ने उसे हटाने की कोशिश की और शशांक बोस ने भी पूरी ताकत से मदद की। पत्थर के नीचे एक छोटा सा गड्ढा था जो एक गुफा की तरह नीचे की ओर जा रहा था। यह खदान हो सकती है, फेलूदा ने कहा, लेकिन हमें बेहद सावधान रहना होगा। हम धीरे धीरे गुफा में उतर गए। अंदर का अंधेरा इतना घना था कि टॉर्च की रोशनी भी मुश्किल से कुछ दूर तक दिखा रही थी। गुफा की नम दीवारों पर कुछ प्राचीन चिन्ह उकेरे हुए थे। शशांक बोस ने उन्हें देखकर कहा, यह चिन्ह महितोष बाबू के दादा के समय के हैं। यह खदान सचमुच यही है। तभी हमें एक हल्की सी आहट सुनाई दी। यह गुफा के और गहरे हिस्से से आ रही थी। फेलूदा ने हमें रुकने का इशारा किया और अपनी टॉर्च की रोशनी उस दिशा में फेंकी। वहां एक आदमी था जिसके हाथ में एक फावड़ा था। जब टॉर्च की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ी तो मैं एकदम चौंक गया। यह रामलाल था। रामलाल, फेलूदा ने बेहद सख्त स्वर में कहा, तू यहां क्या कर रहा है? रामलाल का चेहरा डर से एकदम पीला पड़ गया। साहब, मैं बस। फेलूदा ने उसकी बात काट दी। रामलाल, तू ही वह गहरी आवाज वाला आदमी है ना? तूने मंगलू को पैसे दिए और तूने वह धमकी भरा कागज लिखा। रामलाल ने शर्म और हार से सिर झुकाया। साहब, मुझे माफ कर दें। मैंने यह सब पैसे के लालच में किया। मुझे एक आदमी ने कहा कि अगर मैं आप लोगों को डराऊं तो मुझे खजाने का हिस्सा मिलेगा। कौन था वह आदमी? फेलूदा ने तुरंत पूछा। रामलाल ने कांपते हुए कहा, वह वह विकास बाबू थे। मेरे दिमाग में एक झटका सा लगा। विकास। लेकिन इससे पहले कि हम कुछ और पूछ पाते, जंगल से एक जोरदार दहाड़ गूंजी और फिर गुफा के बाहर एक छाया दिखाई दी। यह विकास था। जंगल का अंधेरा गुफा के बाहर एक भारी पर्दे की तरह पसरा हुआ था। विकास की छाया गुफा के प्रवेश द्वार पर साफ दिख रही थी। मेरे दिल की धड़कनें इतनी तेज थीं कि मुझे लगा कि वे जंगल की सारी आवाजों को दबा देंगी। मैं, तपेश रंजन मित्र यानी टोप से, फेलूदा और शशांक बोस के साथ उस गुफा में खड़ा था जहां रामलाल ने अभी अभी कबूल किया था कि वह विकास के इशारे पर धमकियां दे रहा था। जंगल से गूंजती बाघ की दहाड़ ने माहौल को और भयावह बना दिया था। फेलूदा ने अपनी टॉर्च की रोशनी सीधे विकास के चेहरे पर डाली। उनकी आंखें सिकुड़ी हुई थीं और उनकी आवाज में एक ठंडी सख्ती थी। विकास बाबू, उन्होंने कहा, अब छिपने का कोई फायदा नहीं। रामलाल ने सब कुछ बता दिया। तुमने उसे पैसे देकर हमें डराने को कहा, लेकिन सवाल यह है, क्यों? विकास का चेहरा पीला पड़ गया। वह गुफा के प्रवेश द्वार पर रुका, जैसे भागने की सोच रहा हो, लेकिन फेलूदा ने तेजी से आगे बढ़कर उसका रास्ता रोक लिया। विकास बाबू, तुम अब नहीं भाग सकते। पूरी सच्चाई बताओ, यह सब तुमने क्यों किया? शशांक बोस, जो अब तक चुप थे, अचानक बोल पड़े। श्री मित्र, मुझे लगता है कि विकास इस खजाने को अकेले हड़पना चाहता था। विकास ने गुस्से से शशांक की ओर देखा। तुम मुझे इल्जाम लगा रहे हो शशांक? तुम खुद इस खजाने के पीछे थे। वह पन्ना जो तुमने छिपाया था, वह कहां से आया? फेलूदा ने दोनों को सख्ती से चुप कराते हुए कहा, शांत रहिए। विकास बाबू, तुमने रामलाल को धमकियां देने के लिए पैसे दिए। तुमने मंगलू को भी उसी काम के लिए इस्तेमाल किया। लेकिन यह खजाना, यह खदान, तुम इसके बारे में कितना जानते हो? विकास ने एक गहरी सांस ली और सिर झुकाकर कहा, श्री मित्र, मैं पूरी सच्चाई बताऊंगा। हाँ, मुझे खदान के बारे में पता था। मेरे और महितोष के दादा रविशंकर सिंह राय ने अपने जीवन के आखिरी दिनों में मुझे इसके बारे में बताया था। उन्होंने कहा था कि इस जंगल में एक गुप्त खदान है जिसमें न सिर्फ कीमती पत्थर हैं, बल्कि कुछ ऐसे महत्वपूर्ण दस्तावेज भी हैं जो हमारे परिवार की विरासत को पूरी तरह बदल सकते हैं। मैं चौंक गया। विरासत को बदल सकते हैं?
मैंने पूछा। यह कैसे? विकास ने दर्द भरे स्वर में कहा। महितोष को लगता है कि वह इस परिवार का इकलौता वारिस है, लेकिन उन दस्तावेजों में साफ लिखा है कि मेरे पिता को भी इस संपत्ति का उचित हिस्सा मिलना चाहिए था। महितोष ने हमेशा इसे छिपाया। मैंने सोचा कि अगर मुझे यह खजाना मिल जाए तो मैं अपने हक की मजबूत मांग कर सकता हूं। फेलूदा ने गंभीर स्वर में कहा, तो तुमने हमें डराने की कोशिश की ताकि हम इस रहस्य को सुलझाने से रुक जाएं। विकास ने सिर हिलाया। हाँ श्रीमित्र, मुझे डर था कि अगर आपको खजाना मिल गया तो महितोष इसे पूरी तरह अपने नाम कर लेगा। मैंने रामलाल और मंगलू को पैसे दिए ताकि वे धमकियां लिखें और जंगल में छाया बनकर डर पैदा करें। लालमोहन बाबू, जो अब तक चुप थे, अचानक बोल पड़े। प्रदोष बाबू, यह तो बिल्कुल मेरी किताबों जैसा है, लेकिन यह खजाना, यह खदान, क्या इसमें सचमुच कुछ है? फेलूदा ने गुफा की दीवारों की ओर देखा। हमें यह पता लगाना होगा। उन्होंने अपनी टॉर्च की रोशनी गुफा के और गहरे हिस्से में डाली। वहां एक पुराना लकड़ी का बक्सा था जो मोटी धूल से ढका हुआ था। फेलूदा ने उसे बेहद सावधानी से खोला। अंदर कुछ और दस्तावेज थे और उनके साथ एक बड़ा चमकदार पन्ना था जो अब तक मिले सभी पन्नों से कहीं बड़ा था। शशांक बोस ने हैरानी से कहा, यह यह तो अविश्वसनीय है। यह पन्ना कम से कम 100 साल पुराना है। फेलूदा ने दस्तावेजों को निकाला और ध्यान से पढ़ा। यह महितोष बाबू और विकास बाबू के परिवार की जमीन के कागजात हैं, उन्होंने कहा। इनमें साफ साफ लिखा है कि यह खदान और इसकी संपत्ति दोनों भाइयों के बीच बराबर बांटी जानी थी। महितोष बाबू को इसके बारे में पता था, लेकिन उन्होंने इसे छिपाया। विकास ने गुस्से में कहा, मैंने कहा था ना श्रीमित्र, महितोष ने मुझे मेरे हक से वंचित किया। फेलूदा ने शांत स्वर में कहा, विकास बाबू, आपका गुस्सा शायद जायज हो सकता है, लेकिन धमकियां देना और दूसरों को खतरे में डालना बिल्कुल गलत था। तभी गुफा के बाहर एक और भयानक दहाड़ गूंजी। लालमोहन बाबू ने डर से मेरे कंधे पकड़ लिए। प्रदोष बाबू, यह बाघ, अब क्या करें? फेलूदा ने कहा। शांत रहो लालमोहन बाबू, यह बाघ शायद पास में है, लेकिन वह गुफा में नहीं आएगा। हमें यह बक्सा लॉज ले जाना होगा। हम सावधानी से गुफा से बाहर निकले। विकास को साथ ले जाना जरूरी था, क्योंकि फेलूदा ने कहा कि महितोष बाबू को पूरी सच्चाई जाननी होगी। जब हम लॉज पहुंचे तो महितोष बाबू ड्राइंग रूम में बेचैनी से इंतजार कर रहे थे। उनके चेहरे पर चिंता की गहरी रेखाएं थीं। फेलूदा ने बक्सा मेज पर रखा और पूरी बात विस्तार से बताई। रामलाल की धमकियां, मंगलू का कबूलनामा और विकास की साजिश। महितोष बाबू ने दस्तावेजों को देखा और शर्म से सिर झुका लिया। श्री मित्र, उन्होंने कहा, मुझे माफ करें। मुझे पता था कि मेरे दादा ने संपत्ति को बराबर बांटने की बात लिखी थी, लेकिन मैंने सोचा कि अगर यह खुलासा हुआ तो परिवार में और विवाद होगा। विकास ने गुस्से में कहा, महितोष, तुमने मुझे धोखा दिया। फेलूदा ने बीच में टोका, विकास बाबू, महितोष बाबू, अब समय आ गया है कि आप दोनों मिलकर इस संपत्ति को आपस में बांट लें। यह खजाना, यह पन्ने और दस्तावेज, यह सब आपके परिवार की विरासत हैं। इन्हें झगड़े का कारण नहीं बनाना चाहिए। शशांक बोस ने कहा, श्री मित्र, मैं इन दस्तावेजों को पुरातत्व विभाग को सौंपने की सलाह दूंगा। यह ऐतिहासिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण है और इन्हें संरक्षित करना चाहिए। महितोष बाबू और विकास ने एक दूसरे की ओर देखा। कुछ पलों की भारी चुप्पी के बाद महितोष बाबू ने कहा, श्री मित्र, आप बिल्कुल सही हैं। मैं विकास के साथ मिलकर इस संपत्ति को बराबर बांटूंगा और यह दस्तावेज हम इन्हें पुरातत्व विभाग को सौंप देंगे। लालमोहन बाबू ने राहत की लंबी सांस लेते हुए कहा, प्रदोष बाबू, यह तो मेरी किताबों जैसा अंत है, लेकिन वह बाघ, वह अब भी जंगल में है। फेलूदा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, लालमोहन बाबू, वह बाघ इस जंगल का स्वाभाविक हिस्सा है, लेकिन अब वह हमें परेशान नहीं करेगा। उस रात जब मैं अपने कमरे में लेटा था तो मुझे कोई आहट नहीं सुनाई दी। जंगल की दहाड़ अब भी कभी कभी गूंज रही थी, लेकिन इस बार वह डरावनी नहीं लग रही थी। मैं जानता था कि फेलूदा ने एक और जटिल रहस्य सुलझा लिया था। खजाने का रहस्य अब पूरी तरह खुल चुका था।
और महितोष बाबू का परिवार अपनी विरासत को फिर से एकजुट करने की राह पर था। लेकिन मेरे दिमाग में एक सवाल अभी भी था, क्या यह खजाना वाकई इतना ही था या जंगल में अभी और रहस्य छिपे थे? सुबह की ताजा रोशनी जंगल की घनी पत्तियों से छनकर लॉज के ड्राइंग रूम में एक शांत सुनहरी चमक बिखेर रही थी। रात की वे घटनाएं, विकास का कबूलनामा, खजाने का खुलासा और महितोष बाबू का अपने भाई के साथ समझौता, सब कुछ मेरे दिमाग में एक लंबे सपने की तरह घूम रहा था। मैं, तपेश रंजन मित्र यानी टोप से, इस रहस्य के अंत तक पहुंच चुका था। लेकिन मेरे मन में अभी भी एक सवाल बाकी था। वह बाघ जो हर रात जंगल में दहाड़ता था, क्या वह सिर्फ इस जंगल का स्वाभाविक हिस्सा था या उसका भी इस रहस्य से कोई गहरा नाता था? फेलूदा अपनी नोटबुक में कुछ अंतिम नोट्स लिख रहे थे। उनके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी, जैसे वे किसी आखिरी गुत्थी को सुलझाने के बिल्कुल करीब हों। लालमोहन बाबू एक कुर्सी पर आराम से बैठे थे। उनके चेहरे पर राहत साफ दिख रही थी, लेकिन उनकी बेचैन निगाहें अभी भी दरवाजे की ओर जा रही थीं। प्रदोष बाबू, उन्होंने धीरे से कहा, यह खजाना तो मिल गया, लेकिन वह बाघ, मुझे अभी भी लगता है कि जंगल में कुछ और छिपा है। फेलूदा ने नोटबुक बंद की और विचारपूर्वक कहा, लालमोहन बाबू, आपकी थ्रिलर लेखक की कल्पना कभी रुकती नहीं। लेकिन आप सही हैं, इस कहानी में एक आखिरी टुकड़ा बाकी है। वह बाघ, वह सिर्फ जंगल का हिस्सा नहीं है। मैं चौंक गया। फेलूदा, क्या मतलब? क्या बाघ का भी इस रहस्य से कोई लेना देना है? फेलूदा ने रहस्यमय मुस्कान के साथ कहा, टोप से, हर रहस्य में कुछ न कुछ छिपा होता है। वह बाघ हमें बार बार चेतावनी दे रहा था, लेकिन मुझे लगता है कि उसकी दहाड़ का एक खास मकसद था। तभी महितोष बाबू कमरे में दाखिल हुए। उनके चेहरे पर एक नई शांति थी, जैसे कोई बहुत भारी बोझ उनके कंधों से उतर गया हो। श्री मित्र, उन्होंने कहा, मैंने और विकास ने फैसला किया है कि हम उन दस्तावेजों को पुरातत्व विभाग को सौंप देंगे और वह पन्ना, हम उसे भी संरक्षित करेंगे। लेकिन मुझे अभी भी एक बात परेशान कर रही है, वह बाघ। स्थानीय लोग कह रहे हैं कि वह अब और आक्रामक हो गया है। फेलूदा ने गंभीर स्वर में कहा, महितोष बाबू, मुझे लगता है कि वह बाघ इस खजाने की रखवाली कर रहा है। आपके दादा रविशंकर सिंह राय ने शायद जानबूझकर इस खदान को जंगल के सबसे खतरनाक हिस्से में छिपाया था। लालमोहन बाबू ने हैरानी से कहा, प्रदोष बाबू, क्या मतलब? क्या यह बाघ कोई जादुई प्राणी है, जैसे मेरी किताबों में? फेलूदा ने हंसते हुए कहा, लालमोहन बाबू, जादू की बात छोड़िए, लेकिन मुझे लगता है कि इस बाघ को किसी ने प्रशिक्षित किया था, और वह कोई और नहीं बल्कि आपके दादा का कोई करीबी रहा होगा। महितोष बाबू ने चौंक कर कहा, मेरे दादा का करीबी? लेकिन वह कौन हो सकता है? फेलूदा ने अपनी जेब से वह चांदी का लॉकेट निकाला जो हमें 7वें पत्थर के पास मिला था। यह लॉकेट, उन्होंने कहा, इसमें एक प्राचीन निशान है। यह निशान आपके परिवार की मोहर तो है, लेकिन यह एक स्थानीय आदिवासी कबीले का भी प्रतीक है। मुझे लगता है कि आपके दादा ने इस खजाने की रक्षा के लिए उस कबीले से मदद ली थी। मैंने उत्सुकता से पूछा, फेलूदा, तो क्या यह बाघ उस कबीले का हिस्सा है? फेलूदा ने सिर हिलाया, शायद सीधे तौर पर नहीं, लेकिन उस कबीले के लोग इस जंगल को बहुत अच्छी तरह जानते थे, और मुझे लगता है कि मंगलू भी उसी कबीले से था। नाश्ते के बाद फेलूदा ने हमें मंगलू से फिर से बात करने को कहा। हम लॉज के पीछे बगीचे में गए, जहां मंगलू एक पेड़ के नीचे चुपचाप बैठा था। वह अभी भी डरा हुआ लग रहा था। मंगलू, फेलूदा ने पूछा, तूने कहा कि तुझे किसी ने पैसे दिए थे, लेकिन क्या तू उस कबीले का हिस्सा है जो इस जंगल की रक्षा करता था? मंगलू ने शर्म से सिर झुकाकर कहा, साहब, हाँ, मेरे दादा इस जंगल की रखवाली करते थे। उन्होंने हमें बताया था कि इस जंगल में एक खजाना है जिसे कोई बाहरी नहीं छू सकता। लेकिन जब विकास बाबू ने मुझे पैसे दिए तो मैं लालच में आ गया। फेलूदा ने गंभीर स्वर में कहा, मंगलू, और वह बाघ, क्या तूने उसे जंगल में देखा? मंगलू ने कांपते हुए कहा, साहब, वह बाघ, वह इस जंगल का राजा है। मेरे दादा कहते थे कि वह खजाने की रक्षा करता है। जब भी कोई खदान के करीब जाता है वह दहाड़ता है। लालमोहन बाबू ने घबराकर कहा, प्रदोष बाबू, यह तो सचमुच मेरी किताबों जैसा है। एक बाघ जो खजाने की रखवाली करता है।
फेलूदा ने हंसते हुए कहा, लालमोहन बाबू, यह कोई जादुई बाघ नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि इस कबीले ने बाघ को एक तरह से प्रशिक्षित किया था ताकि वह खदान की रक्षा करे। दोपहर में फेलूदा ने हमें चांदनी नदी के किनारे फिर से जाने की योजना बताई। हमें उस खदान का आखिरी हिस्सा देखना होगा, उन्होंने कहा, और इस बार हमें वह बाघ भी दिख सकता है। महितोष बाबू ने चिंतित स्वर में कहा, श्री मित्र, क्या यह सुरक्षित होगा? वह बाघ बहुत खतरनाक है। फेलूदा ने शांत स्वर में कहा, महितोष बाबू, अगर हम सावधान रहें तो कोई खतरा नहीं होगा, और मुझे लगता है कि वह बाघ अब हमें परेशान नहीं करेगा। शाम को मैं, फेलूदा, महितोष बाबू और शशांक बोस चांदनी नदी की ओर निकल पड़े। लालमोहन बाबू ने इस बार लॉज में रहने का फैसला किया, क्योंकि उनकी हिम्मत जवाब दे रही थी। जंगल का रास्ता अब परिचित लग रहा था, लेकिन हर कदम पर एक अनजाना डर मेरे साथ था। हम खदान के प्रवेश द्वार पर पहुंचे। फेलूदा ने अपनी टॉर्च की रोशनी गुफा के अंदर डाली। वहां कुछ और प्राचीन चिन्ह थे जो महितोष बाबू के परिवार और उस आदिवासी कबीले से जुड़े थे। शशांक बोस ने कहा, श्री मित्र, यह चिन्ह 100 साल पुराने हैं। यह खदान वाकई ऐतिहासिक है। फेलूदा ने गुफा के गहरे हिस्से में जांच शुरू की। तभी हमें एक हल्की सी दहाड़ सुनाई दी। महितोष बाबू ने घबराकर कहा, श्री मित्र, वह बाघ। फेलूदा ने शांत स्वर में कहा, डरिए मत, वह हमें देख रहा है, लेकिन वह हमला नहीं करेगा। तभी गुफा के बाहर एक छाया दिखाई दी, लेकिन इस बार वह कोई इंसान नहीं था। यह वाकई एक बाघ था। उसकी आंखें टॉर्च की रोशनी में चमक रही थीं। मैं डर से पीछे हट गया, लेकिन फेलूदा ने मुझे अपने पास खींच लिया। टोप से, शांत रहो, उन्होंने फुसफुसाते हुए कहा। बाघ ने एक और दहाड़ मारी, लेकिन वह गुफा के अंदर नहीं आया। इसके बजाय वह धीरे धीरे जंगल की ओर मुड़ गया। मंगलू, जो अब तक चुप था, अचानक बोल पड़ा, साहब, वह हमें चेतावनी दे रहा है। वह नहीं चाहता कि हम खदान को और खो दें। फेलूदा ने मंगलू की ओर देखा और कहा, मंगलू, तू सही कह रहा है। यह बाघ इस खजाने का रखवाला है, लेकिन अब इस खजाने की जरूरत नहीं है। यह महितोष बाबू और विकास बाबू की विरासत है, और इसे संरक्षित किया जाएगा। हम गुफा से बाहर निकल आए। फेलूदा ने महितोष बाबू से कहा, महितोष बाबू, इस खदान को बंद कर देना चाहिए, और उस कबीले से बात करें जो इसकी रखवाली करता था। उन्हें बताएं कि अब इस खजाने की जरूरत नहीं है। महितोष बाबू ने सिर हिलाया। श्री मित्र, आप बिल्कुल सही हैं। मैं विकास के साथ मिलकर इस संपत्ति को बांटूंगा, और यह खदान अब इतिहास का हिस्सा बनेगी। लॉज वापस लौटते समय मैंने जंगल की ओर देखा। वह बाघ अब दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उसकी दहाड़ अभी भी मेरे कानों में गूंज रही थी। मैं जानता था कि फेलूदा ने एक और रहस्य सुलझा लिया था। खजाने का रहस्य अब पूरी तरह खुल चुका था, और जंगल फिर से अपनी शांति में लौट रहा था। सुबह का सूरज जंगल की घनी छांव को भेदकर लॉज के बरामदे में एक सुनहरी रोशनी बिखेर रहा था। हवा में एक ताजगी थी, जैसे जंगल ने भी अपने सारे रहस्य उजागर कर राहत की सांस ली हो। मैं, तपेश रंजन मित्र यानी टोप से, बरामदे में खड़ा था। मेरे हाथ में एक कप चाय थी, और मेरा मन उन सारी घटनाओं में खोया हुआ था जो पिछले कुछ दिनों में हुई थी। खजाने का रहस्य, विकास की साजिश, मंगलू और रामलाल की धमकियां, और वह बाघ, सब कुछ अब एक कहानी की तरह लग रहा था जो फेलूदा ने अपनी बुद्धिमानी से सुलझा ली थी। ड्राइंग रूम में फेलूदा अपनी नोटबुक बंद कर रहे थे। उनकी आंखों में वह शांति थी जो तब दिखती है जब एक जटिल पहेली का आखिरी टुकड़ा अपनी जगह पर फिट हो जाता है। लालमोहन बाबू, जो अब पूरी तरह राहत महसूस कर रहे थे, एक कुर्सी पर बैठे थे। उनके चेहरे पर एक चौड़ी मुस्कान थी। प्रदोष बाबू, उन्होंने उत्साह से कहा, यह तो मेरी किताबों से भी ज्यादा रोमांचक था। एक खजाना, एक बाघ, और इतने सारे ट्विस्ट। मैं तो सोच रहा हूं कि अपनी अगली किताब का नाम जंगल का रहस्य रखूं। फेलूदा ने हंसते हुए कहा, लालमोहन बाबू, आपकी किताबें पहले ही काफी रोमांचक हैं, लेकिन अगर आप इस कहानी को लिखना चाहें तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। बस मेरे नाम का जिक्र मत कीजिएगा। मैंने हंसते हुए कहा, लालमोहन बाबू, अगर आप फेलूदा का नाम नहीं लिखेंगे तो आपकी किताब का हीरो कौन होगा?
लालमोहन बाबू ने अपनी मूंछों पर ताव देते हुए कहा। टोपसे बाबू, मैं अपने जोमशेद जमशेद जी जाबर को हीरो बनाऊंगा। वह जंगल में बाघ से भी लड़ेगा। हम सब हंस पड़े। तभी महितोष बाबू और विकास कमरे में दाखिल हुए। उनके चेहरों पर एक नई समझदारी थी, जैसे दोनों ने अपने पुराने झगड़ों को पीछे छोड़ने का फैसला कर लिया हो। महितोष बाबू ने फेलुदा की ओर देखकर कहा, श्री मित्र, आपके बिना हम इस रहस्य को कभी नहीं सुलझा पाते। मैं और विकास अब साथ मिलकर काम करेंगे। हमने फैसला किया है कि उन दस्तावेजों और पन्नों को पुरातत्व विभाग को सौंप देंगे और वह खदान, उसे हम हमेशा के लिए बंद कर देंगे। विकास ने सिर हिलाते हुए कहा, श्री मित्र, मैंने जो किया उसके लिए मुझे माफ करें। मैं लालच में अंधा हो गया था, लेकिन अब मैं समझ गया हूं कि परिवार से ज्यादा कीमती कुछ नहीं। फेलुदा ने शांत स्वर में कहा, विकास बाबू, गलतियां हर इंसान से होती हैं, लेकिन जो अपनी गलती सुधार ले वही सच्चा इंसान है। आप दोनों अब सही रास्ते पर हैं। शशांक बोस, जो अब तक चुप थे, बोल पड़े, श्री मित्र, मैं भी पुरातत्व विभाग से बात करूंगा। वह खदान और वे दस्तावेज ऐतिहासिक हैं, उन्हें संरक्षित करना हमारा कर्तव्य है। महितोष बाबू ने कहा, और उस आदिवासी कबीले के साथ भी मैंने बात की। मंगलू ने अपने लोगों को सब कुछ बता दिया है। वे अब इस खजाने की रक्षा करने की जरूरत नहीं समझते, लेकिन वे चाहते हैं कि जंगल को सुरक्षित रखा जाए। फेलुदा ने सिर हिलाया, यह बिल्कुल सही फैसला है। महितोष बाबू, यह जंगल और उसका बाघ दोनों ही इस धरती का असली खजाना है। इन्हें बचाना हम सब की जिम्मेदारी है। नाश्ते के बाद फेलुदा ने हमें जंगल में आखिरी बार टहलने के लिए कहा। टोप से उन्होंने कहा, इस रहस्य का अंत हो गया है, लेकिन जंगल की कहानी कभी खत्म नहीं होती। चल एक बार फिर चांदनी नदी देख आते हैं। मैं, फेलुदा और लालमोहन बाबू चांदनी नदी की ओर निकल पड़े। जंगल अब पहले से ज्यादा शांत लग रहा था। नदी का पानी सूरज की रोशनी में चमक रहा था और सातवां पत्थर अब भी वैसा ही खड़ा था, जैसे कोई मूक गवाह। लालमोहन बाबू ने कहा, प्रदोष बाबू, यह नदी और यह जंगल, इनमें एक अजीब सी जादुई बात है। मुझे लगता है कि मैं यहां फिर आऊंगा। फेलुदा ने हंसते हुए कहा, लालमोहन बाबू, अगली बार आई तो अपनी किताब का हीरो बनकर आइएगा, लेकिन बाघ से बचकर रहिएगा। हम हंस पड़े। तभी दूर से एक हल्की सी दहाड़ सुनाई दी। मैंने चौंक कर जंगल की ओर देखा। फेलुदा ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। टोप से, डर मत, वह बाघ अब सिर्फ अपने जंगल का राजा है। उसका काम खत्म हो गया। लॉज वापस लौटते समय मैंने जंगल को एक आखिरी बार देखा। उसकी हर पत्ती, हर शाखा और हर छाया में एक कहानी थी, लेकिन अब वह कहानी पूरी हो चुकी थी। महितोष बाबू और विकास अपने परिवार को फिर से जोड़ रहे थे। मंगलू और रामलाल को उनकी गलतियों के लिए माफी मिल गई थी, और वह बाघ, वह जंगल का रखवाला था जो अब अपनी शांति में लौट चुका था। दोपहर को हमने अपने बैग पैक किए। महितोष बाबू और शशांक बोस हमें स्टेशन तक छोड़ने आए। महितोष बाबू ने फेलुदा का हाथ पकड़कर कहा, श्री मित्र, आपने मेरे परिवार को सिर्फ खजाना नहीं, बल्कि हमारा आपसी भरोसा भी वापस दिया। मैं आपका ऋणी हूं। फेलुदा ने मुस्कुराते हुए कहा, महितोष बाबू, मेरा काम रहस्य सुलझाना है, लेकिन असली खजाना आपका परिवार है। उसे संभाल कर रखिएगा। ट्रेन की सीटी बजी और हम अपनी सीटों पर बैठ गए।